Hello everyone, welcome back to my channel once again. Now we are going to revise the chapter of ITC. ITC हम करने वाले हैं रिवाइज. दिस इज आई नो यू आर गोइंग टू रेफर फॉर द लास्ट डे. तो मैं क्या करने वाली हूँ, कॉम्बो करने वाली हूँ. कॉम्बो मतलब मुझे आपको करवाना है लर्न. सो जो चीजें जल्दी याद हो सकती हैं उस पर मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी, बट जो चीजें थोड़ा मुझे लगता है टाइम लेती है लर्न करने के लिए तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी. सो दैट जिसको थोड़ा भी डाउट है उसको लर्न भी हो जाए एंड रिवाइज भी अच्छे से हो जाए. चलिए आईटीसी स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले बताती हूँ आईटीसी का नाम ही क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट का मतलब क्या, इनपुट का मतलब इनपुट सर्विसेज इंक्लूडिंग द कैपिटल गुड्स. इनपुट का मतलब इनपुट गुड्स की बात भी कर रहा है, सर्विसेज की बात कर रहा है एंड कैपिटल गुड्स भी. मतलब जो भी आपने इनपुट लिया उस पे आपने टैक्स पे किया उसको आपको क्रेडिट मिल जाएगा. टैक्स पे करने का मतलब क्या, टैक्स पे करने का मतलब आपने जो जीएसटी पे करा उस पे आपको क्रेडिट मिलने वाला है. चलिए 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 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सेक्शन नंबर 16 क्या कह रहा है, एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग द आईटीसी. माना आईटीसी का कौन कौन क्रेडिट ले सकता है, कौन कौन एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए. सबसे पहली बात रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन इनवर्ट सप्लाई लेते हुए टैक्स पे करके आया है, इनवर्ट सप्लाई लेते हुए टैक्स पे करके आया है तो उसको क्या मिलेगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा. इनवर्ट सप्लाई लेते हुए टैक्स पे करके आया उसको आईटीसी मिल जाएगा. सेकंड चीज, वो गुड्स और सर्विसेज जिस पे आईटीसी लेना है, वो गुड्स या सर्विसेज जिस पे आईटीसी लेना है वो बिजनेस में यूज होनी चाहिए, वो यूज होनी चाहिए फॉर द बिजनेस पर्पज. अब वो गुड्स या इनपुट सर्विसेज डायरेक्टली भी बिजनेस में यूज हो सकती हैं, इनडायरेक्टली भी यूज हो सकती हैं. क्या बोला मैंने, सबसे पहली बात रजिस्टर्ड पर्सन जो इनपुट लेते हुए टैक्स पे करके आया उसका क्रेडिट ले सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन. सेकंड चीज, वो गुड्स या सर्विसेज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होनी चाहिए. बिजनेस में यूज होने का मतलब क्या, इट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल्सो. ध्यान रखना कुछ वर्ड्स का एमसीक्यूज में घुमा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल्सो. फिर उसके बाद अगर आपकी इंटेंशन भी है बिजनेस में यूज करने की तो जैसे ही आप गुड्स लेकर आए आप उसका आईटीसी ले सकते हो. क्योंकि हो सकता है ले तो मैं अभी आई बट यूज मैंने बाद में करना हो, बट अगर मेरी इंटेंशन है बिजनेस में यूज करने की तो गुड्स के आते ही मैं आईटीसी उसका ले सकती हूँ. अब नेक्स्ट बात अब कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में है. even though you are using in the business but still you are not eligible to take the ITC. even though you are using that in the business but still you are not eligible to take the ITC. कहाँ मेंशन है वो, सेक्शन 17 सेक्शन सबसेक्शन 5 में. उसके बाद जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज की गई है उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज की गई है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. उसके बाद आता है सर्कुलर. क्या बोल रहा है सर्कुलर, अगर मोल्ड एंड डाइजर, देखो मैं हूं मान लो एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मैं कोई ए नाम का इक्विपमेंट बनाती हूं, उसके अंदर क्या मतलब एक कंपोनेंट लगता है. अब वो कंपोनेंट भी तो कोई बनाता होगा. अब जो पर्सन कंपोनेंट बनाता है उसको मैं क्या दे रही हूं, उसको मैं मोल्ड एंड डाइज दे रही हूं फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे. उसको मैं मोल्ड एंड डाइज दे रही हूं फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे. अब ये कब सप्लाई बनेगा, कब सप्लाई नहीं बनेगा, कब सप्लाई बनेगा, कब सप्लाई नहीं बनेगा. मान लो मैं हूं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे मोल्ड एंड डाइज दे रही हूं किसको, जो इक्विपमेंट बना रहा है. सबसे पहली बात फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे दे रही हूं जो कंपोनेंट बना रहा है. फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे देने का मतलब क्या, पहली बात सप्लाई के लिए वो रेडी ही नहीं है. क्यों, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन कोई भी चीज दी जाती है टू द अनरिलेटेड पार्टी दैट इज नॉट अ सप्लाई, तो वो सप्लाई मानी ही नहीं जाएगी क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है. तो मैंने मोल्ड एंड डाइज लिया, मैंने अगर उस पे आईटीसी लिया तो मुझे उस पे आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. मैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हूं तो नो रिक्वायरमेंट टू रिवर्सल द आईटीसी, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के मैंने आपको दिया है, वो विदाउट सप्लाई वो सप्लाई के दायरे में आएगा ही नहीं. अब दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में, मेरे एंड कंपोनेंट बनाने वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर द सप्लाई ऑफ द कंपोनेंट मेड बाय, वो जो कंपोनेंट बनाने वाला है वो किससे बनाने वाला है, वो मोल्ड एंड डाइज बनाने वाला है, जो कि किससे रिलेट करती है, वो अल्टीमेटली कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की ही है. जब है ही कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की, चाहे उसको मैं सप्लाई कर रही हूं, चाहे उसको मैं सप्लाई करके दे रही हूं, बट है किसकी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की, तो क्या मैं एलिजिबल होंगी उसके आईटीसी के लिए, नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा उसका आईटीसी. मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो उससे बिलोंग कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, भले ही मैं उसको सप्लाई करके दे रही हूं. चलिए
क्यों क्यों रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि इट विल नॉट बी कंसीडर टू बी प्रोवाइडेड बाय ओईएम टू द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कंडीशंस फॉर टेकिंग द आईटीसी। आईटीसी लेने के लिए कौन कौन से कंडीशन चाहिए? अब आप गवर्नमेंट को जाके कह रहे हो मुझे चाहिए आईटीसी, मुझे चाहिए आईटीसी, गवर्नमेंट कह रही है प्रूफ दिखाओ कि आपने टैक्स पे किया है। उसके लिए होगा टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। क्या होगा? टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हो सकता है इनवॉइस, नॉर्मल केस है तो इनवॉइस हो गया। अगर आरसीएम का केस है तो सेल्फ इनवॉइस हो गया। डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर। अगर इंपोर्ट का केस है तो बिल ऑफ एंट्री हो गया। ध्यान रखना, इंपोर्ट के केस में जो आप आईजीएसटी पे करके आते हो उसका भी आपको आईटीसी मिल जाता है। रिवॉइस इनवॉइस हो सकता है। डॉक्यूमेंट इशूड बाय द आईएसडी, आईएसडी ने कोई इनवॉइस डॉक्यूमेंट इशू करा है तो उसके बेस पे भी आईटीसी आप ले सकते हो, क्योंकि आईएसडी वाले इनवॉइस के बेसिस पे मेरा काम ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आईटीसी लेना ही काम है। अब और जो टैक्स पेड डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या होना चाहिए? बाकी चीजें नॉर्मल है, एक चीज लर्न करनी है। ऑब्वियस सी बात है, कितना टैक्स चार्ज किया वो भी जरूरी है। डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, कितनी वैल्यू है जीएसटी ने। सबसे बड़ी बात, इन केस इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होना जरूरी है। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होना जरूरी है। किसके केस में? इंटर स्टेट सप्लाई के केस में। मार्क कर लो, एमसीक्यूज में घुमा सकता है। चलिए उसके बाद, अगर आपने टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को टुवर्ड्स द डिमांड इन्वॉल्विंग द फ्रॉड, आपने कुछ फ्रॉड किया था, उसके बिहाफ पे आपके पास डिमांड निकालेगी सेक्शन 74 में। अब डिमांड की वजह से आप कुछ पे कर रहे हो, सेक्शन 74 की डिमांड की वजह से आप कुछ पे कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको उस टैक्स पे आईटीसी मिलने वाला नहीं है। उस टैक्स पे आपको कोई भी आईटीसी मिलने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या कह रहा है। देखो अंडरलाइन वाली चीज देखो, आईटीसी ऑन ऑल द इनवॉइसेस डेबिट नोट्स विच आर फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1 कैन बी अवेल्ड। ऑब्वियस सी बात है, जो सप्लायर ने अपलोड करे हैं अपनी जीएसटीआर 1 में वो मेरी 2A में भी शो हो रहे होंगे, वो तो मैं पूरा ले सकती हूँ। लेकिन जो शो नहीं हो रहे उसका मैं मैक्सिमम किसका उसके अलावा मैं कितना ले सकती हूँ? जो मुझे शो नहीं हो रहे वो मैं 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट ले सकती हूँ। ध्यान रखना, अप टू 5% किसका? एलिजिबल क्रेडिट का। एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन द इनवॉइस डेबिट नोट विच हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर। एलिजिबल है, ध्यान रखना, एलिजिबल क्रेडिट की बात हो रही है। 5% किसका? 5% एलिजिबल क्रेडिट का। एक बार ये चेक करते हैं। जीएसटीआर 2B इज एन ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इनवॉइस आईएफएफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू अ क्वार्टरली टैक्स पेयर। ऑब्वियस सी बात, अगर आपने क्यूआरएमपी की स्कीम फॉलो करी है बट स्टिल आपको एक चांस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आईएफएफ। हर मंथ आप क्या कर सकते हो? हर मंथ आप क्या कर सकते हो? सप्लाईज डिटेल डाल सकते हो जिनको आईटीसी नेक्स्ट पर्सन को लेना है, तो आईएफएफ के लिए भी आपको अवेलेबल है, सो दैट रिसिपिएंट को क्रेडिट पास कर दिया जाए। भले ही आपकी रिटर्न क्वार्टरली जानी है बट स्टिल आप आईएफएफ में कुछ क्या कर सकते हो? इनवॉइस अपलोड कर सकते हो। आईटीसी शुड नॉट क्लेम 1.5% ऑफ द रिफ्लेक्टेड इन 2B। ऑब्वियस सी बात है, आपको 100% तो वो मिल रहा है जो एलिजिबल आ रहा है और 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो अल्टीमेटली 105% of the 2B on the due date of filing the GSTR 1. The taxpayer who avail the ITC on self assessment सेल्फ असेसमेंट बेसिस आपको खुद ही सेल्फ असेस करना पड़ेगा इसके बारे में। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। द बैलेंस आईटीसी में बी क्लेम बाय द टैक्स पेयर इन द सक्सीडिंग मंथ। ऑब्वियस बात है, जब वो आगे करेंगे तो हम बैलेंस आईटीसी अपना ले सकते हैं जब उसके सप्लायर फर्निश कर देंगे। देखो क्या कह रहे हैं फटाफट से, इनवॉइसेस जो फर्निश किए गए हैं तो उसका तो आप 100% आईटीसी ले सकते हो, सो दैट ये मान के कि आपकी बाकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। बट जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए गए हैं, उसका आप मैक्सिमम 5% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी ले सकते हो। 5% किसका? एलिजिबल, मतलब जो शो हो रहा है एलिजिबल उसका 5% ले सकते हो। जो रह गया उसका 5% मैक्सिमम नहीं लेना है, एलिजिबल वाले का 5% लेना है। फिर से ध्यान रखना। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ आईटीसी can be claimed not furnished by the supplier should not exceed the actual eligible ITC। अब हो सकता है मान लो आपका 3% में पूरा हो जाए, 3% एक्स्ट्रा में पूरा हो जाए, तो फिर भी 5% लोगे नहीं। एक्चुअल और 5% विचएवर इज लोअर, एक्चुअल और 5% विचएवर इज लोअर। चलिए मान लो 5% तो बनता है 100, मान लो 5% एलिजिबल का बन रहा है 100, बट आपको चाहिए 20, तो ऑब्वियस बात है आप 100 लोगे 20 लोगे, आप ऑब्वियस बात है 20 लोगे जितना आपको एक्चुअल रिक्वायर्ड है। चलिए उसके बाद
इनवॉइसेज विच ऑन विच आईटीसी इज नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 17(5) नॉट टू बी कंसीडर। ध्यान रखना, एलिजिबल आईटीसी का 5% लेना है। अब कुछ इनवॉइसेज आपको शो तो हो रहे हैं बट 17(5) वाले हैं तो उसको 5% कैलकुलेशन वाले में काउंट नहीं करना है। फुल आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन द आईजीएसटी पेड ऑन द इंपोर्ट, उसके आप फुल आईटीसी ले सकते हो। डॉक्यूमेंट इशूड अंदर आरसीएम, ऑब्वियस सी बात है आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हो तो उसका आप फुल आईटीसी ले सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी इज कैलकुलेटेड ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस ऑन टोटल एलिजिबल आईसीसी। टोटल एलिजिबल आईसीसी के बेस पे लेना है, सप्लायर वाइज नहीं काउंट करना है। टोटल क्लब करके जो आ रहा है एलिजिबल उसका मैक्सिमम 5% आप ले सकते हो। मैं स्पेशली इसीलिए यहां से उठा रही हूं सो दैट कोई भी पॉइंट मिस ना हो। फटाफट हमने क्या पढ़ा मेरे साथ रिपीट कीजिए, 2 मिनट के अंदर रिपीट करो। रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, बिजनेस में यूज होना जरूरी है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। थर्ड चीज, इंटेंशन आपकी बिजनेस की है तो भी ले लो, 17(5) में नहीं मिलेगा, नॉन बिजनेस के लिए नहीं मिलेगा। अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपोनेंट वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट पे दे रहा है, ओरिजिनल इक्विपमेंट ने दिया है, एक्चुअल में उसी से बिलोंग करता था तो आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। बट अगर बिलोंग ही कंपोनेंट वाले से करता तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिव चाहिए, बट इन केस ऑफ इंटरस्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना जरूरी है। अगर आपने फ्रॉड के केस में पे किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आईएफएफ की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब कितना मैक्सिमम आप ले सकते हो, जितना आपके पास एलिजिबल आ रहा है वो तो सारा ले लो, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ छूट गया, किसी ने अपलोड नहीं किया, मैक्सिमम 5% किसका, मैक्सिमम 5% एलिजिबल वाले का ले सकते हो, एलिजिबल वाले का ले सकते हो। जब आप एलिजिबल काउंट कर रहे होगे तो वो आईटीसी आपने काउंट नहीं करना जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वाला रिफ्लेक्ट हो रहा हो। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वाला रिफ्लेक्ट हो रहा हो तो उसको हमने नहीं लेना है, उसको हमने नहीं लेना है। चलिए उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज जिस पे आप आईटीसी ले रहे हो वो आपको मिल जानी चाहिए। बिल टू शिप टू मोड हम पढ़ चुके हैं, चाहे मैंने भले ही गुड्स मैंने ली बट मैंने शिप किसी और को करवा दी तो भले ही किसी और को शिप हो गई हो तो रिसिपिएंट जो है, जो थर्ड पर्सन है दैट इज एलिजिबल टू टेक द आईटीसी, थर्ड पर्सन इज एलिजिबल टू टेक द आईटीसी। हम बहुत बार ये पढ़ चुके हैं। जो टैक्स लेविएबल है एक्चुअली हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट, जो एक्चुअल में टैक्स लगा है वो गवर्नमेंट को पे हो चुका है, जो एक्चुअल में टैक्स लगा है वो गवर्नमेंट को पे किया जा चुका है। मैं इसमें एग्जांपल नहीं ले रही हूं क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर बड़ा है, सो मुझे थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होके करना है। चलिए, बट मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ कि आपका कोई कंसेप्ट नहीं छूटने वाला। चलिए, टैक्स एक्चुअली लेविएबल, अगर आप इतने अच्छे से कंसेप्ट कर रहे हो तो एग्जाम्पल आपके ऑटोमेटिकली होने वाले हैं, डू नॉट वरी। टैक्स जो है वो एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे कर दिया जाना चाहिए टैक्स। और दूसरी बात रिटर्न जो है, द रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव फाइल्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन अ सम रिटर्न 3B। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स पेयर शुड फाइल द 3B फाइल करनी पड़ेगी तभी मुझे आईटीसी मिलेगा। किस पे मिलेगा, एलिजिबल इनवर्ट सप्लाई पे। किसके मिलेगा, एलिजिबल इनवर्ट सप्लाई पे। अब आ जाता है गुड्स रिसीव्ड इन लोट्स। अगर गुड्स लोट्स में रिसीव हो रही हैं, मैं एग्जांपल ले लूंगी जहां मुझे लगता है नेसेसरी है। गुड्स रिसीव्ड इन लोट्स, आईटीसी अवेलेबल ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लोट्स। हो सकता है आपने 10 लोट्स में गुड्स रिसीव करी हो, लास्ट लोट आपके पास आ गया तो आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो, तो आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो अपॉन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखना, लोट में अगर आ रहा है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। 180 डेज, मान लो एक बार आपके पास इनपुट आ गया, आपने आईटीसी ले लिया, अब आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं करी तो ऑब्वियस सी बात है आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। 180 डेज कहां से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से काम होंगे। कहां से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से काउंट होंगे। दूसरी बात, अगर आपने नहीं करा तो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ले लिया था, अब आपने पेमेंट नहीं करी तो ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से देना पड़ेगा, जब आपने फालतू का क्रेडिट लिया और जब आपने एक्चुअल में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट का पैसा आपने कब से कब तक यूज करा, आईटीसी लिया टिल द टाइम आपने एक्चुअल में आउटपुट में ऐड करा तब। However, once the recipient, अगर आप फर्दर पेमेंट कर देते हो तो फिर से आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आई होप आपको यहां तक अच्छे से लर्न हो गया होगा। चलिए, उसके बाद द कंडीशन, ऐसी कंडीशन जब 180 डेज में नहीं अप्लाई होगी कि आपने 180 डेज में पेमेंट करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने आरसीए में टैक्स पे करा है तो उसके केस में 180 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। डीम्ड सप्लाई है, विदाउट कंसिडरेशन वाली सप्लाई है तो पेमेंट की बात ही नहीं आई, तो 180 डेज की कोई बात आएगी ही नहीं। एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ लायबिलिटी, हो सकता है सप्लाई में बनाया ऑन अकाउंट ऑफ लायबिलिटी बीइंग इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट, हो सकता है एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई
ऑन द अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी, सप्लायर की लायबिलिटी की वजह से क्या करना है, एडिशन की गई है, तो अल्टीमेटली आपको कोई भी कंडीशन पूरी इस पे नहीं करना है, तो क्या मान लिया जाएगा, आपने ऑलरेडी पे कर दिया है टैक्स। सिंपल सी बात है, 180 डेज में आपको पेमेंट करनी है। एंड ये 3 पॉइंट क्या है जिसमें आपको 180 डे की कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों किया गया है, सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि कोई भी डमी या फेक इनवॉइस के बेसिस पे किसी ने क्रेडिट नहीं लिया है। चलिए उसके बाद, इफ द डेप्रिसिएशन इज क्लेम ऑन द टैक्स कंपोनेंट, ऑब्वियस ही बात है, मैंने 1000 रुपीज की कोई चीज खरीदी, उस पर मेरा 18% लगा टैक्स, तो ऑब्वियस ही बात है 18% लगा टैक्स, 1000 पे मेरा लगा 18% टैक्स, 18% टैक्स लगा 180 रुपीज, 180 रुपीज मेरा टैक्स लगा, तो क्या हो गया, तो कितना मेरा पास बिल आया मेरा 1180 का। इन केस मैंने बुक्स में कितना लिया 1180, तो आईटीसी नहीं मिलेगा, व्हाई, बिकॉज 1180 आपने जब बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया तो डेप्रिसिएशन इस पे मिलना शुरू हो जाएगा, तो डेप्शन भी ले लोगे, आईटीसी भी ले लोगे, डबल बेनिफिट नॉट अलाउड। अगर आपने 1000 बुक्स में किया है डेबिट, सॉरी बुक्स में अगर एसेट में 1000 दिखाया है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, कंपोनेंट पे क्या मिल जाएगा, 180 पे आपको आईटीसी मिल जाएगा, 180 पे आईटीसी मिल जाएगा। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी, आईटीसी का आप कब तक ले सकते हो, बार बार हम चीख कर कितनी बार याद कर चुके हैं, जिस ईयर के लिए आप आईटीसी ले रहे हो, जिस ईयर के लिए आप आईटीसी ले रहे हो, जिस ईयर के लिए आप आईटीसी ले रहे हो, मान लो मैं 2021 के लिए आईटीसी ले रही हूं, तो 2021 के बाद कौन सा ईयर आएगा, आएगा 21-22, तो इसमें मैं सितंबर मंथ की रिटर्न कब तक फाइल कर सकती हूँ, अक्टूबर सक्सीडिंग सितंबर मंथ की रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ, ध्यान रखना एक्चुअल डेट की बात नहीं है, ड्यू डेट और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, नेक्स्ट ईयर में मैं जब उसकी क्या करूंगी, एनुअल रिटर्न की तो एक्चुअल डेट है, ध्यान रखना एनुअल रिटर्न की एक्चुअल ड्यू डेट है दोनों की, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न और द डेट ऑफ, सॉरी ड्यू डेट तो है सितंबर वाले की, और द डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब एक यहाँ पे आई है अमेंडमेंट, पहले क्या होता था, मान लो पहले क्या होता था, डेबिट इनवॉइस, डेबिट जो नोट आते थे, डेबिट नोट के बेसिस पे मुझे आईटीसी मिलेगा, तो डेबिट नोट रिस्पेक्ट टू मैं ओरिजिनल चेक करती थी, हो सकता है डेबिट नोट मुझे बाद में मिला हो, जब उसका आईटीसी लेने का टाइम पीरियड जा चुका हो, डेबिट नोट मुझे बाद में मिला हो, तो मैं अब उसके लिए लायबल ही नहीं हूँ, आईजीएस सॉरी, अब मैं आईटीसी लेने के लायबल ही नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल इनवॉइस था उसका टाइम तो निकल चुका है, मैंने सितंबर की रिटर्न जा चुकी है। अब ये अमेंडमेंट कर दी गई कि डेबिट नोट को सेपरेटली देखा जाएगा, अब डेबिट नोट से देखा जाएगा उसका आईटीसी कब ले सकते हो, डेबिट नोट को एक रिस्पेक्टिव ट्रीट किया जाएगा टिल द टाइम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द मंथ ऑफ सितंबर, और द एनुअल रिटर्न किसमें, इन विच डेबिट नोट वाज इशूड, पहले कब देखते थे, इन विच ओरिजिनल इनवॉइस वाज इशूड, नाउ द डेबिट नोट वाज इशूड, मतलब डेबिट नोट को एक सेपरेट आइडेंटिटी दे दी गई है। चलिए एक्सेप्शन क्या है, टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) डज नॉट अप्लाई टू क्लेम द रीअवेलिंग ऑफ द आईटीसी। अब ये वाली टाइम लिमिट अवेल नहीं होगी, हो सकता है पहले आपने आईटीसी को रिवर्स किया था ड्यू टू द 180 डेज की कंडीशन पूरी होने के बाद, तो इसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, वो आप जब मर्जी पे कर दो आपको आईटीसी मिल जाएगा, उस केस में कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ध्यान रखना उस केस में आपको कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो आपने क्या करा था, रिवर्स करा था, तो जब भी पे करोगे आपको आईटीसी मिल जाएगी, तो ये वाली कंडीशन आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बेनिफिट यही है स्टडी मेट से पढ़ने का, छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे हाथ में आ जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द आईटीसी इन प्रपोर्शन टू द टैक्सेबल सप्लाई बिजनेस पर्पस। अब हो सकता है, देखो क्या होगा, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ दो पॉइंट को, आईटीसी नोट अलाउड ऑन द सर्टेन सप्लाई हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 में ऐसे कुछ आइटम्स आने वाली हैं जिन पे आपको आईटीसी अलाउड नहीं होने वाला है, आईटीसी अलाउड होने ही वाला नहीं है। यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा सेक्शन नंबर 16। लेट मी चेक हाउ मच टाइम वी हैव टेकन, 19 मिनट्स, इट्स सफिशिएंट। चलिए फेयर इनफ, 19 मिनट्स ओके हैं। नाउ सेक्शन 17, सेक्शन 18, चलिए सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है फटाफट से देखते हैं।
सेक्शन 17 रिक्वायर्स अपॉर्शनमेंट। सेक्शन 17 क्या कहता है? अपॉर्शनमेंट भी करता है और रोकता भी है आईटीसी को। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द क्रेडिट स्कीम इज दैट द टैक्स पेड ऑन द, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी क्या बात है, एक बात ध्यान रखना, हमें आईटीसी तभी मिलेगा जब आउटपुट टैक्स इज लायबल। हमें आईटीसी तभी मिलेगा, उन्हीं चीजों का मिलेगा जिनका आउटपुट टैक्स लायबल है। व्हेन द टैक्स इज नॉट पेबल ऑन द आउटपुट, आईटीसी भी नहीं मिलेगा। हो सकता है मैं कुछ एग्जम्प्टेड गुड्स ले आई, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को पता है पे करने पे मुझे तुम कुछ कमा कर देने वाले नहीं हो। जब आपने एग्जम्प्टेड गुड्स को बेचा तो गवर्नमेंट को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो गवर्नमेंट कह रही है आप हमें फायदा नहीं दे रहे, हम आपका फायदा रोक लेंगे। तो हम क्या करेंगे? आपको इनपुट पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात, जब आउटपुट लायबल है, आउटपुट लायबल टू टैक्स है, तभी आईटीसी अवेलेबल है। आउटपुट लायबल टू टैक्स नहीं है तो आईटीसी अवेलेबल नहीं है। अकॉर्डिंगली आईटीसी कैन बी अवेल्ड for the on the output supply. ITC can be availed and utilized for the payment of tax on the output supply. Obvious सी बात है, आईटीसी किस कहाँ यूज करोगे? जब आउटपुट पे आपने टैक्स पे करना है वहां यूटिलाइज कर सकते हो। आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड व्हेन टैक्स इज नॉट गोइंग टू पे ऑन द आउटपुट सप्लाई। सिंपल सी बात है, आप हमें सेल पे कमा कर नहीं दे रहे हो तो परचेज का आईटीसी बंद, सेल पर कमा कर नहीं दे रहे हो तो परचेज का आईटीसी बंद। मतलब एग्जम्प्टेड के केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, मार्क कर लो इसको, जब भी एग्जम्प्टेड सप्लाई है उसकी इनपुट में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओनली एक्सेप्शन क्या है? ओनली एक्सेप्शन इज जीरो रेटेड, मतलब जीरो रेटेड पे मिल जाएगा। एग्जम्प्टेड तो है वो भी, बट स्टिल जीरो रेटेड पे मिल जाएगा। इवन इफ नो टैक्स पेबल ऑन द आउटपुट सप्लाई, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? बढ़ावा करना चाहती है एक्सपोर्ट का, इसलिए उसने बोला एक्सपोर्ट वाले में जो जीरो रेटेड सप्लाई है, इवन इफ आउटपुट पे आप कोई भी टैक्स नहीं पे करे, अंडर द बॉन्ड एलयूटी आप सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट स्टिल आपको आईटीसी मिल जाएगा, स्टिल आपको आईटीसी मिल जाएगा। चलिए अब देखो, इफ टैक्सेबल पर्सन, मान लो कोई टैक्सेबल पर्सन क्या कर रहा है? टैक्सेबल सप्लाई भी करता है, एग्जाम भी सप्लाई भी करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टैक्सेबल सप्लाई है उस पर तो मुझे फुल आईटीसी चाहिए, और जो एग्जाम सप्लाई है उस पर मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन मान लो, लेकिन कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जो आउटवर्ड, ऐसे इनपुट है, मैं कोई ऐसी मशीन यूज कर रही हूँ या फिर कुछ ऐसा इनपुट है जिससे आउटवर्ड जो निकल रहा है वो टैक्सेबल भी है, वो एग्जाम्प्ट भी है। अब मुझे कैसे अपोर्शन करना है? हियर कम्स द रूल 42 एंड 43। 42 43 का पता है? जब देखो सिंपल सी बात है, जब मैं ट्रैक कर पा रही हूँ तो इजी है। जब आउटपुट टैक्सेबल है तो इनपुट का आईटीसी ले लो, जब आउटपुट एग्जाम्प्ट है तो इनपुट का आईटीसी नहीं लेना, एक्सेप्ट द जीरो रेटेड। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या है? कॉमन है, तो उसको कैसे अपोर्शन करेंगे वो हमने देखना है, उसको कैसे अपोर्शन करेंगे वो हमने देखना है। अब एक पोर्शन तो ये आ सकता है कि आप कुछ एग्जाम्प्ट के लिए यूज करो, कुछ टैक्सेबल के लिए। एक चीज ये भी हो सकता है कि आधी आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, आधी नॉन बिजनेस के लिए। तो नॉन बिजनेस वाले का आईटीसी भी हमें अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने नॉन बिजनेस के लिए यूज करा, नॉन बिजनेस के लिए यूज करा, पर्सनल के लिए यूज करा, मतलब हमें कुछ भी कमाकर नहीं दिया, कुछ भी कमाकर नहीं दिया, तो आपको हम क्यों पे करेंगे आईटीसी? तो सिंपल सी बात है, हमें इसको अपोर्शन करना है। चलिए देखते हैं, एक बार हमारी बत्ती किस लिए जलनी चाहिए वो देख लेते हैं, सो दैट हम आगे अपना अच्छे से कर पाए। क्या बोल रहा है? आईटीसी में भी अवेल्ड ऑन द इनवर्ट सप्लाई फॉर मेकिंग द जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई इवन दो इट इज एग्जाम्प्ट इन नेचर, जीरो रेटेड सप्लाई भले ही हम उस पर टैक्स कमा कर नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल हमें उस पर आईटीसी मिल जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या? अब जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या? इसमें दो चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट भी आता है एंड सप्लाई टू एससीजेड यूनिट, एससीजेड यूनिट और डेवलपर भी आता है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? जब मैंने जीरो रेटेड सप्लाई करी तो चाहे मैं उस पर कमा के नहीं दे रही हूँ, बट स्टिल मुझे आईटीसी मिलेगा, स्टिल मुझे आईटीसी मिलेगा। अब जीरो रेटेड का मतलब क्या? जीरो रेटेड का मतलब एक्सपोर्ट भी हो सकता है एंड जब आप सप्लाई करो एससीजेड या एससीजेड यूनिट डेवलपर को करो तो भी हम मान लेंगे। चलिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चलो अब आ जाइए फटाफट से आ जाइए रूल नंबर 42। अब मैं आपको फटाफट से इसको समझाऊंगी, लर्न करवा दूंगी, सो दैट आप लोग कहीं भी गलती ना करें। चलिए सबसे पहले रूल नंबर 42 क्या कहता है? रूल नंबर 42 बोलता है इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। कैपिटल गुड्स के लिए रूल नंबर क्या है? 43। कैपिटल गुड्स के लिए क्या है रूल नंबर? 43। अभी मान लो मैंने कुछ ऐसे इनपुट लिए हैं, स्लो हो जाती हूं मैंने कुछ ऐसे इनपुट लिए हैं या फिर इनपुट सर्विसेज लिए हैं। अब जो कॉमन क्रेडिट, कॉमन ऑब्वियस ही बात है, मैं प्योर एग्जाम्प्ट भी हटा दूंगी, टैक्सेबल भी हटा दूंगी, कॉमन। अब सबसे पहले आओ मैं आपको लर्न करवाती हूँ, लर्न करने का तरीका देखो। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है ये टोटल आईटीसी की भला क्या है, टोटल आईटीसी है क्या?
टोटल आईटीसी निकालो इन अ पीरियड, उसको टी बोल देंगे। टोटल, टोटल माना टोटल, कॉमन, एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल, टोटल टोटल टोटल। उसके बाद अब एक बात बताओ, जो आपको सीधे सीधे पता चल रहे हैं, जो आपको सीधे सीधे पता चल रहे हैं वो हटा दो। जो सीधे सीधे नॉन बिजनेस के लिए वो हटा दो। कुछ ऐसे गुड्स है नॉन बिजनेस के लिए, उसका आईटीसी हटा दो। ऐसी है वो डायरेक्ट एग्जाम के, उसका आईटीसी हटा दो। इनएलिजिबल है उसका भी हटा दो। मतलब देखो टोटल, टोटल में से क्या करो, मान लो 1000 था, 1000 आईटीसी मेरे पास टोटल था, उसमें से 100 तो था नॉन बिजनेस के लिए, 100 था एग्जाम्प्ट के लिए, 100 था इनएलिजिबल के लिए, 100 था इनएलिजिबल के लिए। अब कितना बच गया मेरे पास? बच गया 700। अब एक बात बताओ, 700 में क्या क्या पोर्शन कवर होगा? 700 में क्या क्या कवर होगा? 700 में वो भी होगा जो प्योर टैक्सेबल है, क्योंकि जो प्योर टैक्सेबल है उसका आईटीसी तो मैंने लेना ही लेना है। जो प्योर टैक्सेबल है उसका आईटीसी तो मैं लूंगी ना। और जो कॉमन है वो मैं छांट नहीं पा रही हूँ, इसलिए इसके अंदर आ गया। जो कॉमन है उसको मैं सेपरेट नहीं कर पाई, वो भी इसके अंदर आ गया। तो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अभी तक क्या बताया मैंने आपको, टोटल वाले को क्या मानना है? टी। टी माना टोटल, टी माना टोटल, चाहे वो कुछ भी हो, टोटल माना टोटल। उसमें से टी1 का मतलब, टी1 का मतलब क्या हुआ? नॉन बिजनेस, नॉन बिजनेस, नॉन बिजनेस एग्जाम, नॉन बिजनेस एग्जाम एंड ब्लॉक, एनईबी, निब याद करो, एनईबी निब, एनईबी निब। तो नॉन बिजनेस एग्जाम एंड ब्लॉक्ड, नॉन बिजनेस एग्जाम एंड ब्लॉक, टी1 टी2 टी3 हटा दो तो क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? सी1। सी1 का मतलब क्या आ गया? C1 का मतलब क्या हुआ? C1 का मतलब हुआ वो क्रेडिट, वो क्रेडिट जिसमें दो पोर्शन है, टैक्सेबल भी है कॉमन भी है। अब टैक्सेबल वाला भी मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेना आएगा, वो भी मुझे लेना पड़ेगा। और जो कॉमन है वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन वाले में कुछ हिस्सा टैक्सेबल वाले का भी तो है ना। हमें अल्टीमेटली टैक्स वाला लेना है। टैक्स वाले हमारे पास दो बचे, एक तो प्योर टैक्स, एक जो आधा टैक्स। तो मुझे दोनों को आईटीसी क्रेडिट लेजर में ले जाना पड़ेगा। मेरे साथ रिपीट करो, टोटल माना टी, टोटल माना टी, 3 हटा दिए, टी1 टी2 टी3, नॉन बिजनेस एग्जाम इनएलिजिबल, नॉन बिजनेस एग्जाम ब्लॉक, नॉन बिजनेस एग्जाम ब्लॉक। तो क्या बच गया? दो चीजों वाला बच गया, एक बच गया, एक बच गया एग्जाम्प्टेड वाला, सॉरी एक बच गया कॉमन वाला, एंड एक बच गया मेरा प्योर टैक्स वाला। तो इन दोनों को मिला के क्या करना है? क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। अब उसमें से मैंने क्या हटाना है? उसमें से मैं हटा दूंगी टैक्सेबल वाला भी हटा दूंगी, टैक्सेबल वाला भी हटा दूंगी, क्योंकि मेरा एक काम हो गया, टैक्सेबल वाला सारा का सारा जाना चाहिए था लेजर में, चला गया। टैक्सेबल वाला सारा का सारा जाना चाहिए था, चला गया। अब देखो दो चीजें चली गई, एक तो टैक्सेबल वाला चला गया लेजर में, एक कॉमन वाला चला गया। टैक्सेबल वाला तो सही गया, टैक्सेबल वाला तो सही चला गया, सही जाना था, उसको मैं छोड़ दूंगी, उसको भी हटा दूंगी। अब दिक्कत कहां पे आई? कॉमन वाला मैंने लेजर में तो ले लिया, बट उसके अंदर कुछ ऐसा पोर्शन है जो बिजनेस का है ही नहीं, जो जिसपे आईटीसी मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि उसका आउटपुट टैक्स लायबल नहीं है, उसका आउटपुट लायबल नहीं है। तो जो एलिजिबल नहीं है उसको हटाना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन क्रेडिट। फिर मैं रिपीट कर रही हूं, फिर से मेरी बात सुनो, टोटल कितना था? टी। मेरे साथ साथ बस सुनते चलो, टोटल कितना था? टी। टी माना सारा कुछ, कुछ भी हो भाई, जितना भी आईटीसी आया मैंने ले लिया टी। उसमें से 3 हटाए। 3 क्यों हटाए? क्योंकि 3 तो मुझे पता है मेरे आसपास भी नहीं आने चाहिए। कौन से? नॉन बिजनेस एग्जाम्ड एंड इनएलिजिबल, नॉन बिजनेस एग्जाम इनएलिजिबल हटा दो। अब बच गया कौन सा? अब वो बच गया जो प्योर टैक्सेबल या कॉमन, प्योर टैक्सेबल कॉमन। अब प्योर टैक्सेबल भी क्रेडिट लेजर में जाना चाहिए, प्योर टैक्सेबल भी जाना चाहिए। और कॉमन वाला, कॉमन वाले को आप तोड़ ना सकोगे, कॉमन वाला है, कॉमन वाले में कुछ हिस्सा। एक बात बताओ, इनवॉइस तो एक ही आया होगा ना, इनवॉइस तो एक ही आया होगा, जो टैक्सेबल के लिए भी यूज हुआ, कॉमन के लिए भी यूज हुआ। तो एक बार तो आप डाल दो, क्या करो, एक बार तो आप डाल दो। फिर हम क्या करेंगे, जो नॉन वाला है, नॉन एलिजिबल है, उसको निकाल के बाहर कर देंगे। जो नहीं बनता, इनएलिजिबल है, उसको निकाल के बाहर कर देंगे। तो क्या हुआ? C1 क्या हुआ? जो मैंने क्रेडिट लेजर में भेज दिया। अब मुझे पता था, मेरा काम हो गया, उसमें से प्योर टैक्सेबल भी निकाल दो। प्योर टैक्सेबल भी निकाल के देख लो कॉमन क्रेडिट कितना बच गया। प्योर टैक्सेबल भी निकाल के देख लो कॉमन क्रेडिट कितना बच गया। चलिए उसके बाद अब जो कॉमन बच गया, अब जो कॉमन बच गया मुझे क्या करना पड़ेगा? एग्जम्प्ट वाले का निकालना पड़ेगा। अब उसमें से एग्जम्प्टेड सप्लाई को कितना एट्रीब्यूट करना है? ऑब्वियस सी बात है, जितना वो था कॉमन क्रेडिट जितना था, C2 जो था एग्जम्प्टेड सप्लाई डिवाइड बाय फुल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, एग्जम्प्टेड सप्लाई डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। तो मुझे पता चल जाएगा अब कॉमन वाले में से एग्जम्प्ट को कितना है, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे,
ठीक है, एग्जाम्प्ट वाले का कॉमन हम रिवर्स करेंगे। उसके बाद क्या था, उसके बाद हो सकता है कुछ क्या हो इन पर्सनल बिजनेस के लिए। अब आपको क्या पता आप कितना पर्सनल यूज करो। एग्जाम्प्ट जो सप्लाई के लिए यूज हुआ, जो एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हुआ, वो तो आपने एग्जाम्प्ट की टर्नओवर का रेशियो निकाल के निकाल लिया, बट पर्सनली कितना माने कि आप पर्सनल यूज कर रहे हो। गवर्नमेंट आके देखती थोड़ा रहेगी कि कब आप पर्सनल पे जा रहे हो, कब आप बिजनेस के लिए यूज करो। तो 5% ऑफ कॉमन मान के हमने उसको हटा दिया, 5% ऑफ कॉमन मान के हमने उसको हटा दिया। चलिए अब यहां से देखना, मेरे साथ ध्यान से देखना, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, फिर से याद करना है अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगी, दैट्स माय प्रॉमिस। देखो क्या है, टी में आया टोटल, टोटल माना टोटल माना सी आएगा, सॉरी सी इज द टोटल, टी इज द टोटल, सॉरी यस सी, टी इज द टोटल। देखो टी हुआ टोटल माना टोटल में से वो हटा दो जो मुझे डायरेक्ट दिख रहे हैं, T1 T2 T3 जो मुझे साफ दिख रहे हैं कि ये तो भाई आना ही नहीं चाहिए, दूर से ही दूर रखो। नॉन बिजनेस प्योर एग्जाम एंड इनएलिजिबल। ठीक है, नॉन बिजनेस प्योर एग्जाम एंड इनएलिजिबल, नॉन बिजनेस प्योर एग्जाम एंड जो ब्लॉक्ड वाला हमने हटा दिया, तो अब क्या बच गया, यहाँ बच गया T1 का मतलब क्या, अब ऑब्वियस सी बात है, देखो हमने क्या हटा दिया, प्योर नॉन वाला हटा दिया। हमें पता है या तो कॉमन बच गया या टैक्स वाला बच गया, तो ये जो बच गया ये सारा का सारा क्या लेके जाना है, क्रेडिट लेजर में लेके जाना है। क्रेडिट लेजर में ले जाओ, उसके बाद टैक्स वाला भी हटा दो, टैक्स वाला भी हटा दिया, तो अब क्या बच गया, कॉमन बच गया। कॉमन वाले में से देखो एग्जाम्प्ट को कितना बिलोंग करता है, पर्सनल को कितना बिलोंग करता है। कॉमन वाले में से क्या करो, एग्जाम्प्ट को कितना बिलोंग करता है, पर्सनल को कितना बिलोंग करता है, वो हमने हटाना है D1 D2। अब D1 होगा एग्जाम्प्ट, ऑब्वियस सी बात है जितना ये कॉमन आया, मान लो कॉमन आया मेरे पास, यहां से 700 बचा था, 100 और मान लो 600 कॉमन आया, 600 बच गया कॉमन, उसमें से मान लो एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई, एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करके हम क्या करेंगे, एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करके हम एग्जाम्प्टेड भी निकाल लेंगे। एग्जाम्प्टेड वाले को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। हमें नॉन बिजनेस, हमें नहीं पता पर्सनल के लिए हम कितना यूज करेंगे, तो इन्होंने क्या बोल दिया, 5% मान लेते हैं कि आपने पर्सनल के लिए यूज करा है। 5% हम क्या मान लेते हैं, आपने पर्सनल के लिए यूज करा है। चलिए नोट्स देख लेते हैं फटाफट से क्या कह रहा है। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट हैव द टर्नओवर ड्यूरिंग द सेट पीरियड, अब टर्नओवर है ही नहीं तो क्या करेंगे, लास्ट टैक्स पीरियड की ले लेंगे। क्या करेंगे, टर्नओवर लास्ट टैक्स पीरियड की ले लेंगे। टैक्स पीरियड का मतलब अगर उस मंथ की निकाल रहे हैं तो उस मंथ की देखेंगे, उस मंथ की नहीं है तो पिछले मंथ की देख लेंगे। हियर द एग्जाम सप्लाई इंक्लूड द रिवर्स चार्ज सप्लाई, ध्यान रखना एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या, रिवर्स चार्ज सप्लाई भी है एग्जाम सप्लाई। अब ये बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा याद करने वाला पॉइंट है एग्जाम सप्लाई। आईटीसी चैप्टर के लिए एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है, आईटीसी चैप्टर के लिए एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है, आरसीएम वाली सप्लाई भी लेनी है, बिल्कुल लेनी है, ध्यान रखना आरसीएम वाली सप्लाई भी लेनी है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज भी लेनी है, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग भी लेना है। व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आइदर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट व्हिचएवर इज अर्लियर, आइदर द, ध्यान रखना 3 चीजें हमने ऐड करनी है, सिक्योरिटीज वाला भी लेना है, एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आएगा, आरसीएम भी आएगा, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज भी आएगा, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग आएगा। कब आएगा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, कब रिसीव हुआ, जो ये दोनों कंडीशन में से पहले, ईदर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, विच एवर इज अर्लियर से पहले अगर मिल गया तो वो भी हम ले लेंगे, सच सप्लाईज विल नीड टू बी रिवर्स, क्योंकि एक बार कॉमन हमने ले लिया सारा, फिर जो एग्जाम्प्ट को हम उसको एट्रीब्यूट करें वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ध्यान रखना आईटीसी चैप्टर के लिए एग्जाम्प्ट में 2 चीजें और ऐड हो जाएंगी। अब एग्जाम सप्लाई में क्या नहीं आएगा, एग्जाम सप्लाई में वो नहीं आएगा जो शेड्यूल 3 की लैंड एंड बिल्डिंग थी। शेड्यूल 3 की लैंड बिल्डिंग मतलब जो ऊपर वाले पॉइंट से हटके थी, जो शेड्यूल 3 में एक्सक्लूड कर दी थी। उसके बाद सप्लाई बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, लोन एक्सटेंड किए, वेयर द एंटायर कंसिडरेशन क्या है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, एंटायर कंसिडरेशन इंटरेस्ट डिस्काउंट तो नहीं आएगा।
लेकिन बैंकिंग के केस में आ जाएगा, क्योंकि बैंकिंग वालों के लिए वही मेन चीज है, तो आ जाएगा। सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, एग्जाम सप्लाई के केस में क्या क्या ऐड करना है, आरसीएम ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा। दूसरी बात आरसीएम ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वाला ऐड होगा, जब वो वाला एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर द सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर, सिक्योरिटीज वाला भी आ जाएगा। लेकिन क्या ऐड नहीं होगा, एक्सेप्टिंग द लोन डिपॉजिट वाला पॉइंट नहीं ऐड होगा, क्योंकि अगर एंटायर कंसिडरेशन क्या है, डिस्काउंट और इंटरेस्ट है, वो भी ऐड नहीं होगा। शेड्यूल 3 वाला भी ऐड नहीं होगा। उसके बाद क्या ऐड नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम द कस्टम स्टेशन टू इनटू प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो उसका भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड द टोटल टर्नओवर एक्सक्लूड द, जो भी होगा उसमें से एक्साइज, स्टेट सेंट्रल टैक्स वगैरह एक्सक्लूड करना है, इंक्लूसिव ऑफ नहीं आना चाहिए। हमने एमसीक्यू में देखा भी था, वैट वाले पॉइंट से हमने हटाए थे ना, सारे वैट के सारे पॉइंट हटा दिए थे, एक्साइज ड्यूटी वैट वगैरह हमने एक्सक्लूड कर दिया था। अब एग्जाम सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज द वैल्यू अडॉप्टेड फेम फॉर द स्टैंप ड्यूटी। अब लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या आएगा, जो स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू अडॉप्ट की है वो लेनी है, एंड द सिक्योरिटीज 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के केस में क्या लेना है, 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है, 1% लेना है वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। एक बार इस पॉइंट को मार्क करना, लर्न करना। चलिए, जो मेन था मैंने आपको इसको सारा लर्न करवा दिया है। यहां पे कंप्लीट हुआ हमारा रूल नंबर 42। क्या कंप्लीट हो गया, रूल नंबर 42। अगर इसका कोई एग्जांपल है तो मैं एक बार देख लेती हूँ, आगे आएगा तो मैं आपको एक बार करवा दूंगी। बहुत बार मैंने रिवाइज करवा दिया। सो चलिए, अब चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेक्शन 40 रूल 43 का कैसे करना है। रूल 43 क्या होगा, रूल 43 में किसका, जो कॉमन कैपिटल गुड्स हैं। अब यहाँ पे कैपिटल गुड्स के केस में देखना है, पीछे हमने क्या पढ़ा रूल 42 में, इनपुट और इनपुट सर्विसेज के केस में पढ़ा, इनपुट और इनपुट सर्विसेज के केस में पढ़ा। अभी कैपिटल गुड्स का देखते हैं क्या करना है। चलिए, कैपिटल गुड्स का देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है कॉमन क्रेडिट कितना है। कैपिटल गुड्स पे कॉमन वाला निकालो पहले कितना है। क्या कॉमन का मतलब क्या, आइडेंटिफाई द इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड टू बी एक्सक्लूसिवली फॉर द नॉन बिजनेस पर्पस एग्जाम सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है, जो प्योर एग्जाम सप्लाई के लिए दिख रहा है, प्योर नॉन बिजनेस के लिए दिख रहा है, तो वो कॉमन नहीं है। आइडेंटिफाई, फिर वो आइडेंटिफाई करो जो आपको पता है जीरो रेटेड के लिए, प्योर टैक्सेबल के लिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट लेजर में जाएगा। जो प्योर टैक्सेबल के लिए, प्योर टैक्सेबल इंक्लूडिंग द जीरो सप्लाई है, वो तो क्रेडिट लेजर में जाएगा पिछले वाले की तरह। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनपुट टैक्स विच आर नॉट कवर्ड, ऊपर जो ऊपर कवर नहीं है, मतलब ना तो वो प्योर टैक्सेबल में आ रहे हैं, ना ही प्योर नॉन बिजनेस एग्जाम में आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक बार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो वो चले जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में इनवॉइस फाड़ के थोड़ा कहोगे ले ये बिजनेस का है, ये ले एग्जाम वाला है, इसको बाहर निकालो। नहीं, जब कॉमन वाला है वो एक बार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जरूर जाएगा, और फिर जो एग्जाम वाले को डिनोट करेगा, जो एग्जाम के लिए होगा, वो हम रिवर्स करेंगे उतना पोर्शन, एक बार क्रेडिट लेजर में जरूर जाएगा, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अगर कोई ऐसी आइटम है जो चेंज हुई है एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस से टू कॉमन यूज, पहले तो होती थी नॉन बिजनेस में, अब एक बात बताओ, जब वो बिजनेस में यूज ही नहीं होती थी, एग्जाम थी, प्योर एग्जाम थी, तो आपने आईटीसी लिया ही नहीं होगा। नाउ वो कॉमन में जा रही है, एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके जाना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली इनएलिजिबल क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू सच पीरियड फॉर विच नॉन बिजनेस। अब एक बात बताओ, मशीनरी 60 हम कितना मानते हैं, 60 मंथ्स की लाइफ मानते हैं, इतना टाइम वो नॉन बिजनेस में रही है, तो उसकी अमाउंट जो घिस गई वो तो हटाओ ना, तो 5% पर क्वार्टर हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। 5% पर क्वार्टर हम उसके लिए क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या बोल रहा है फिर से देखो, वेयर द कैपिटल गुड्स विल इनिशियली कवर्ड अबव, ऑब्वियस सी बात है क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, पहले वो प्योर एग्जाम के लिए था, तो मैंने क्रेडिट लेजर में भेजा ही नहीं, अब मैं कॉमन के लिए करी तो मुझे क्रेडिट लेजर में भेजना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इनएलिजिबल क्रेडिट, अब उतना जितना यूज हो गया एग्जाम के लिए, उतना पोर्शन भी तो मुझे हटाना है ना, वर यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस
5% per quarter denote the same as TI and add to the output tax liability। एक बार मान लो 1000 ऐसा था जो एग्जाम में यूज हो रहा था, अब अचानक से मैंने क्या करा, 2 क्वार्टर यूज करने के बाद मैंने कॉमन पर्पस के लिए यूज करा। तो अब कॉमन पर्पस के लिए यूज करा तो पहले तो मैं पूरा का पूरा क्या करूंगी, पहले तो मैं 1000 का 1000 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लूंगी, क्योंकि माइंड करो यहां हम कंफ्यूज होते हैं, फाड़ के मैं आधा क्रेडिट लेजर में नहीं ले जाऊंगी, इनवॉइस के बेसिस पे मुझे पूरा इनवॉइस ही क्रेडिट लेजर में लेना पड़ेगा। उसके बाद जो अब तक एग्जाम के लिए यूज हुआ 2 क्वार्टर मतलब 10%, तो वो 100 में क्या करूंगी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दूंगी, आउटपुट में ऐड कर दूंगी। उसके बाद ऐड टुगेदर द अमाउंट ऑफ ए, अब ऑब्वियस सी बात है जो जो कॉमन में यूज हो रहा है एक बार उसको ले लो, जो जो कॉमन में यूज हो रहा है एक बार उसको ले लो, सो दैट आप कॉमन क्रेडिट ले पाओ। ध्यान रखना ये जो आपने रिवर्स करा है वो अब तक का नॉन एलिजिबल का आइटम रिवर्स करा है, अब वो कॉमन में आ रहा है, अब वो कॉमन में आ रहा है, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो कॉमन में आ रहा है उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से आपको एग्जम्प्टेड पोर्शन निकालना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया है क्या बोला मैंने, जब एग्जाम से आप कॉमन के लिए आ रहे हो, एग्जाम से कॉमन के लिए आ रहे हो, एक बार आप आईटीसी ले लो, अब तक का जो फालतू की चीज थी, अब तक का जो यूज होगी लाइफ, वो 5% पर क्वार्टर के नाम से हटा देंगे, हटा के क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कब ऐड करेंगे, ऑफ द पीरियड ऑन विच सच कैपिटल गुड्स इज claimed, output tax liability of the tax period in which credit on such is claimed। ओके, अब ध्यान रखना, अब जो बच गया, अब प्योर कॉमन बच गया, अब कॉमन में से हर बार मैं फॉर्मूला लगा के टैक्स का निकालूंगी अलग, एग्जम्प्टेड का निकालूंगी अलग, टैक्स का निकालूंगी अलग, एग्जम्प्टेड का निकालूंगी अलग। उसके बाद चेंज फ्रॉम द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ टैक्सेबल टू द कॉमन यूज, अब कॉमन में आ गया। अब एक बात बताओ, जब टैक्सेबल के लिए यूज होता था, जब टैक्सेबल के लिए यूज होता था तो ऑटोमेटिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर में तो लेगी होंगी ना, जब मैं लाई ही टैक्सेबल के लिए थी तब तो मैं ये सोच के लाई थी ना कि टैक्स वाले के लिए यूज करूंगी, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक लेजर में तभी चला गया होगा जब मैं लेकर आई थी, तभी चला गया होगा जब मैं लेकर आई थी। तो इसमें क्या करना है, अब कॉमन में यूज हो रहा है तो कॉमन पोर्शन निकाल के हटा देना है, कॉमन पोर्शन निकाल के हटा देना है। चलिए उसके बाद क्या करना है, जितना भी आया उसको डिवाइड बाय 60 करूंगी, तो टोटल जो कॉमन क्रेडिट है अभी मुझे मंथली निकालनी है, तो जितना जो कॉमन क्रेडिट था उसको डिवाइड बाय 60 करूंगी तो इस मंथ का आ गया। अब इस मंथ में से भी एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल अलग निकालनी है। एग्जम्प्टेड कैसे निकालनी है, इनटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अगर लॉजिकल चलोगे तो डेफिनेटली आपको हो जाएगा। वाई मैं आपको फिर से बता रही हूँ, देखो अब मानो कैपिटल गुड्स के केस में क्या हुआ, कैपिटल गुड्स के केस में क्या हुआ, कैपिटल गुड्स के केस में मैं लेकर आई जो मुझे पता है प्योर टैक्स में गुड्स यूज होनी है, तो उसको तो क्रेडिट लेजर में भेजूंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो प्योर एग्जाम में यूज होनी है उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने टैक्सेबल में यूज ही नहीं कर रही तो मैंने आईटीसी भी नहीं लिया होगा। प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब एग्जम्प्ट वाली गुड्स को कॉमन के लिए यूज करेंगे, एग्जम्प्ट वाली गुड्स को कॉमन के लिए यूज करेंगे। देखो जो कॉमन के लिए लाए हो उसको एक बार तो क्रेडिट लेजर में ले जाओ, एक बार तो क्रेडिट लेजर में ले जाओ, क्योंकि उसमें टैक्स वाला पोर्शन भी ऐड है, टैक्स वाला पोर्शन भी अगर जिसमें भी ऐड है एक बार तो उसको क्रेडिट लेजर में ले जाओ, फिर उसका पोर्शन निकालो बाइफरकेशन करके। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी, जब हम एग्जम्प्ट वाला यूज करेंगे कॉमन में। अब एक बात बताओ, जब मैं एग्जम्प्ट वाला लाई थी, जब मैं एग्जाम के लिए लाई थी तो क्या मैंने क्रेडिट लेजर में लिया होगा, नहीं, क्योंकि मुझे यूज ही नहीं करना था। अब मैं कॉमन में लेकर जा रही हूँ, अब मैं कॉमन में लेकर जा रही हूँ, कॉमन में ले जाने का मतलब क्या, कॉमन में ले जाने का मतलब टैक्स वाले पोर्शन के लिए मुझे आईटीसी चाहिए, तो अब तक तो यूज हो गया, अब तक तो यूज हो गया, तो क्या करेंगे, एक बार तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाऊंगी, एक बार तो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाऊंगी, एंड जिसका 5% अब तक का यूज हुआ उसको खत्म करूंगी, फिर जो बच गया वो कॉमन बचा, फिर जो बचा वो कॉमन बचा। अब कॉमन वाले को फॉर्मूला लगा के मैं एडजस्ट करने वाली हूं। चलिए देख लो, एक बार फिर से देख लो, सो दैट जिसको थोड़ी भी कंफ्यूजन रह गई हो उसको भी समझ में आ जाए, उसको भी समझ में आ जाए। चलिए देखिए, वेयर द कैपिटल गुड्स विच आर इनिशियली कवर्ड अबव, मतलब इनिशियली तो कहां कवर थे, वो एग्जाम्प्ट में कवर थे सामने से, तो अब क्या करोगे, क्रेडिट तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके जाना पड़ेगा।
तो क्या करना पड़ेगा, जब वो नॉन बिजनेस के लिए यूज हो रहे थे, जब वो एग्जाम्प्ट के लिए यूज हो रहे थे, उसका आईटीसी तो हटाओ ना, उसका आईटीसी 5% पर क्वार्टर क्या करेंगे, उसका आईटीसी को हम ऐड करेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। हटा फाड़ के थोड़ा हटा सकते हो आप, तो कैलकुलेट करके हटाओगे ना, वो कर दोगे। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, एड द, अब वो क्या हो जाएगा, एड टुगेदर द अमाउंट ऑफ ए कॉमन वाले, अब वो कॉमन बच गया, अब वो आज की डेट से कॉमन बच गया, आज की डेट से कॉमन बच गया, आज की डेट से वो क्या बच गया, हमारे लिए कॉमन बच चुका है। चलिए अभी आज तक का हिसाब किया था ना हमने उसका, अब आज से वो कॉमन हो गया, तो सबके साथ क्लब करके डिवाइड बाय 60 कर लेंगे, मंथ का निकालेंगे, फिर एग्जाम्पली डिवाइड बाय टोटल कर लेंगे। चलिए आई होप मैं बहुत डिस्कशन कर चुकी हूँ इस पे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको लगता है इसका क्वेश्चन चाहिए तो मुझे मेंशन करना, मैं क्वेश्चन से और क्लियर करवा दूंगी। ऑप्शनल मेथड फॉर द बैंक्स एक्सेट्रा, ऑप्शनल मेथड क्या है बैंक्स वालों के लिए, एज एन अल्टरनेटिव टू अबव मेथड बैंकिंग कंपनी क्या कर सकती है, which accept the deposit or extend the loan, इनके पास ऑप्शन है टू लिमिट इट्स अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, जो इनकी आईटीसी है वो अप टू द 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी ले सकते हैं, रिमेनिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। उनके पास ऑप्शन है जितना जितना आ रहा है उसका एलिजिबल वाले का सीधा 50 लेके छोड़ दो। क्रेडिट ऑफ सच टैक्स पेड ऑन द नॉन बिजनेस पर्पज वगैरह तो अवेल हम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलिंग द 50% शैल नॉट अप्लाई टू द टैक्स, ध्यान रखना 50% वाला तब अप्लाई नहीं होगा अगर वो सप्लाई आपने प्रोक्योर करी है अनदर रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम एंटिटी, अनदर रजिस्ट्रेशन से आपने प्रोक्योर करी है तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो 50% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा अगर आपने, तो आप 100% ले सकते हो। द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ध्यान रखना कभी की बात नहीं करिए कि कभी लाइफ टाइम चेंज नहीं, आप रिमेनिंग द, once the option is exercised cannot change the during the remaining part of the financial year, next के लिए कर लोगे, इस फाइनेंशियल ईयर के रिमेनिंग पार्ट के लिए आप चेंज नहीं कर सकते हो। चलो interest is main income of the banks and NBFC and same is exempt from the GST, if the rule 4243 आपने लगाना है तो स्ट्रिक्टली वो पोर्शन आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए रिवर्स के लिए बन जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम में ऐड हो जाएगा ना। बैंक वालों के लिए हमने क्या पढ़ा था, बैंक वालों के लिए वो एग्जाम्प्टेड में ऐड ऑन हो जाएगा, इसलिए बैंक वालों को ऑप्शन दिया है आप 50% लेके साइड हो जाओ, क्या दिया है, आप 50% लेके साइड हो जाओ। चलिए अब हम आ गए हैं ब्लॉक क्रेडिट पे, ब्लॉक क्रेडिट को हम पढ़ेंगे यहां से, ब्लॉक क्रेडिट को पढ़ेंगे अब हम यहां से, एक सेकंड प्लीज, यस हम टाइम के अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं अच्छे से। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बट भी एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। ये फर्स्ट कॉलम बात करेगा ऐसी गुड्स और सर्विसेज के बारे में जिसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, किसके बारे में बात करेगा, ऐसी गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात करेगा जिसका क्रेडिट ब्लॉक है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है एक्सेप्शन टू द गुड्स और सर्विसेज, मतलब ऐसी उनपे भी कब अलाउ, एक्सेप्शन क्या है, पहले तो बोल दिया कि ब्लॉक हो गया, फिर एक्सेप्शन दे दी, फिर कुछ रिमार्क्स दे दिए। चलिए देखते चलते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले बोल रहा है मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, अब सबसे पहली बात ये क्लियर कर लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में ब्लॉक नहीं है, वो मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात करिए, किसकी बात करिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद द सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 पर्सन, लेस देन इक्वल टू 13%, किसके बारे में ब्लॉक बोल रहा है, मोटर व्हीकल आया, मोटर व्हीकल आया, किसके लिए आया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए आया, नहीं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए आया, वो भी कितनी कैपेसिटी के लिए, 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर, 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो वो इनएलिजिबल है। अब मैं आपकी क्वेरी फिर से सॉल्व कर रही हूँ, गुड्स के लिए आया तो इनएलिजिबल नहीं है, गुड्स के लिए आया तो इनएलिजिबल नहीं है, मोर देन 13 के लिए आया तो भी इनएलिजिबल नहीं है, कैपेसिटी अप टू लेस देन इक्वल टू 13 है, इंक्लूडिंग ड्राइवर है, हमने क्वेश्चन पढ़ा था, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर की बात नहीं है। उसके बाद
अब कब कब हमें आईटीसी मिल जाएगा? जब है तो यही कंडीशन तो सारी पूरी हो रही कि आईटीसी नहीं मिलना, फिर भी कब मिलेगा? मतलब है तो इनएलिजिबल, उसके बाद भी मिलेगा। हम कहते हैं ना, हम कहीं पे जा रहे हैं, रास्ता तो ब्लॉक है पर वीआईपीज की एंट्री है, तो ये वीआईपीज एंट्री है जो जिनको आईटीसी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कब मिलेगा। When making the further taxable supply, अब मैं मोटर व्हीकल लाई और मोटर व्हीकल ही बेच रही हूँ, तो मेरी फर्दर सप्लाई होगी ना, चाहे वो 13 से लेस देन कैपेसिटी की हो तो भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा, इवन दो वो पर्सन के लिए यूज होने वाला है। बट क्योंकि मैं फर्दर सप्लाई कर रही हूँ, लाके लाई दे दिया तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए मिल जाएगा, मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द transportation of the passenger, making the taxable supply of the transportation of the passengers, तो भी मिल जाएगा। making the taxable supply of imparting the training, ट्रेनिंग के लिए भी मिल जाएगा। चलिए क्या बोला सबसे पहले बोला मोटर व्हीकल लाए आप, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए लाए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए लाए तो ट्रांसपोर्टेशन पर्सन के लिए आप सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो क्या हो गया? इनएलिजिबल हो गया। लेकिन आपको कब कब मिल जाएगा? आप लाए बेच दिया, अब आपका काम ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात आपका काम है तो आपको मिलेगा। थर्ड, अगर आप ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो, ड्राइविंग स्कूल वगैरह है आपका, तो ऑब्वियसली बात है आपको आईटीसी मिल जाएगा। चलिए रिमार्क्स देखते हैं। आईटीसी ऑन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल यूज फॉर द पर्पस अदर देन द एलिजिबल पर्पस इज नॉट अलाउड। ऑब्वियसली बात है एलिजिबल पर्पस के लिए आपने यूज करा है तो अलाउड नहीं होगा। पर्पस यही तीन होने चाहिए यूज करने के लिए, पर्पस तीन ही होने चाहिए, हमेशा रिपीट करो क्या होना चाहिए पर्पस, फर्दर सप्लाई, ट्रेनिंग, और आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो पैसेंजर्स के, है ना, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेड पैसेंजर। उसके बाद सीटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 13 मिल जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अदर देन इनएलिजिबल वालों के लिए मिल जाएगा। चलिए उसके बाद आता है, आई होप आपको लर्न हो गया होगा, इससे ज्यादा मैं क्या ही कर रहा हूँ, हो जाएगा, आपको अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सुनना। चलिए उसके बाद आता है व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट, मतलब व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट के केस में भी आईटीसी क्या है? ब्लॉक्ड है। व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट के केस में आईटीसी ब्लॉक्ड है। अब ब्लॉक होने के बाद भी वीआईपी एंट्री क्या है? व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट का आईटीसी कब मिल जाएगा? ऑब्वियस ही बात है जब आप क्या कर रहे हो? फर्दर सप्लाई कर रहे हो, आप लेते हो आप ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर की, आपका काम ही है, काम ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का है, तो भी मिल जाएगा। मैं अपने लिए यूज के लिए लाई हूँ फिर नहीं मिलेगा। मान लो या तो मैं वेसल एयरक्राफ्ट लाई, मैंने बेच दिया, अब या तो मेरा काम ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का है तो भी मिल जाएगा, ट्रेनिंग के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, ऑब्वियस ही बात है फ्लाइंग के केस में मिल जाएगा, वेसल्स के केस में आप नेविगेटिंग वगैरह सिखा रहे हो तो भी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में तो मिल ही जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में तो मिल ही जाएगा। बीट ऊपर वाला पॉइंट, बीट दिस पॉइंट, ठीक है, वो आगे से यही बोल रहा है अदर देन पर्पस के लिए नहीं मिलेगा। क्या पढ़ा हमने? मोटर व्हीकल क्या करा? मोटर व्हीकल लेस देन 13% कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स की बात है, अगर गुड्स को बोलता है तो कुछ भी बोलता रहे, गुड्स के केस में तो मिलेगा। पहले देखो गुड्स के बारे में है तो मिल जाएगा। फिर वीआईपी एंट्री क्या है? पर्सन्स का होते हुए लेस देन 13 का होते हुए भी कब मिलेगा? फर्दर सप्लाई, या फिर मेरा काम ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का है, या फिर मैं ट्रेनिंग इंपार्ट कर रही हूँ, वेसल्स के केस में भी सेम है। उसके बाद चलिए क्या कह रहा है? जर्नल इंश्योरेंस सर्विसेज, रिपेयर मेंटेनेंस, किस की बात कर रहा है? ध्यान रखना, इंश्योरेंस की बात भी कर रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस की बात भी कर रहा है। किससे रिलेटेड? मोटर व्हीकल्स वाले से बात भी कर रहा है, वेसल से रिलेटेड भी बात कर रहा है। एयरक्राफ्ट की मतलब ऊपर जो हमने पढ़ा व्हीकल्स, उनका इंश्योरेंस का आईटीसी किसको मिलेगा? अब ऑब्वियस ही बात है, इंश्योरेंस जब व्हीकल्स ही ब्लॉक है तो इंश्योरेंस का आईटीसी भी ब्लॉक होगा, जब व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक है तो इंश्योरेंस का आईटीसी भी ब्लॉक है। लेकिन कब मिलेगा? ऑब्वियस ही बात है जब एलिजिबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो मिल जाएगा। जब आपको इसके लिए मिला तो इंश्योरेंस के लिए भी मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस के लिए भी मिल जाएगा, वेरी इजी, सिंपल सी बात है। Such services related to the ineligible motor vehicle, जब इनएलिजिबल मोटर व्हीकल
वेसल्स एयरक्राफ्ट व्हेन यूज फॉर द एलिजिबल पर्पस। जब ऊपर वाले जो पर्पस दिए हैं उन पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो जब हमें व्हीकल का मिल जाएगा तो इंश्योरेंस का क्यों नहीं मिलेगा? जब ऊपर वाले पर्पस की वजह से व्हीकल्स का मिल रहा है तो इंश्योरेंस का क्यों नहीं मिलेगा? दूसरी बात सच सर्विसेज व्हेन रिसीव्ड, सच सर्विसेज व्हेन रिसीव्ड बाय, कौन रिसीव कर रहा है? मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा, ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा। सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस वाले को मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर को भी मिल जाएगा। एंड सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, उसको भी मिल जाएगा। ऑब्वियस बात है, इंश्योरेंस सप्लायर को तो मिल जाएगा क्योंकि उसका काम ही वही है, क्योंकि उसका काम ही वही है। रिपेयर मेंटेनेंस, वो कह रहा है जब एक्चुअल में अलाउड है, जब व्हीकल का अलाउड है तो रिपेयर मेंटेनेंस का भी अलाउड हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्या कह रहा है? आई होप आपको इतना तीनों पॉइंट अच्छे से लर्न हो गए होंगे। चलिए अब ये 3 पॉइंट हमने क्या पढ़ लिए? मोटर व्हीकल, वेसल्स एयरक्राफ्ट एंड इंश्योरेंस। उसके बाद लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, किसकी बात कर रहा है? लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। पहले क्या था? पहले सीधा खरीदने की बात थी, अब लीजिंग हायरिंग की बात हो रही है। लीजिंग, हायरिंग ऑफ, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल when ITC is not allowed, on which ITC not allowed, क्या बोल रहा है देखो फिर से, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड। ऑब्वियस बात है, जब आपको अलाउड ही नहीं हुआ था तो लीजिंग हायरिंग पे भी नहीं मिलेगा। व्हेन, जब आप एलिजिबल कैटेगरी के लिए यूज कर रहे हो, देखो क्या होगा, such services when used for making the outward supply of the same category of service, ऊपर वाले के लिए आप कर रहे हो या फिर कंपोजिट सप्लाई के लिए कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अंडर स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन कर रहे हैं तो भी मिल जाएगा। देखो क्या बोला, रेंटिंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ मोटर, लीजिंग, रेंटिंग ऑफ, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट ऑन विच, ऐसे एयरक्राफ्ट जिसपे आईटीसी नहीं मिला तो उसके लीजिंग हायरिंग का भी ब्लॉक हो गया। लेकिन लीजिंग हायरिंग का कब मिलेगा? लीजिंग हायरिंग का कब मिलेगा? जब आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई भी चीज मैं ले रही हूं, जब मैं उसको, मेरा काम ही उसको आगे प्रोवाइड करना है तो आईटीसी मिलेगा। दूसरी बात, या फिर आप कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो तो भी आईटीसी मिल जाएगा। तीसरी बात, जब आप स्टेट्यूटरी, ध्यान रखना, कोई भी ऑब्लिगेशन हो, पॉलिसी हो, कंपनी की कुछ भी हो, स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तभी मिलेगा। जब सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ऑन द स्टेट्यूटरी तो हमें मिल जाएगा। चलिए, आईटीसी ऑन लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑन विच आईटीसी इज अलाउड। देखो ऐसे व्हीकल जिन पे आईटीसी मिल गया तो लीजिंग, रेंटिंग पे क्यों नहीं मिलेगा? उस पे भी मिल जाएगा। ठीक है। इन केस सब कॉन्ट्रैक्टिंग का केस है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब मैं लेके आगे कॉन्ट्रैक्ट पे देती हूँ, लेके कॉन्ट्रैक्ट पे देती हूँ, लेके हायरिंग पे आगे हायरिंग पे दे रही हूँ, तो मेरा बिजनेस हो गया ना, फर्दर सप्लाई कर रही हूँ मैं, तो भी मुझे मिल जाएगा। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, अगर वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में हुआ तो भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं धीरे हूं, आई नो, बिकॉज मुझे आपके माइंड में डालना है। चलिए एक बार इसके एग्जाम्पल देखते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ITC on car purchased by manufacturer company for official use। देखो गुड्स के लिए तो नहीं है, कार है, कार आ गया, व्हीकल आ गया, मोटर व्हीकल आ गया, लेस देन 13% की बात हो रही है, ब्लॉक्ड है। ITC on कार परचेज बाय डीलर, डीलर क्या कर रहा है? फर्दर सप्लाई कर रहा है, मिल जाएगा। चलो, ITC on कार परचेज बाय कंपनी एंगेज इन रेंटिंग आउट द कार। अब रेंटिंग आउट द कार है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, उसका काम ही हो गया भाई, रेंट पे ले रहा है, परचेज कर रहा है रेंट पे, आगे उसका काम ही वही है तो मिल जाएगा। आईटीसी ऑन कार परचेज बाय ड्राइविंग स्कूल, ऑब्वियस ही बात है मिलेगा। बसेस सीटिंग कैपेसिटी 24% है, ऑब्वियस ही बात है, लेस देन 13% की बात ही नहीं हो रही है, मोर देन 13% है तो मिल जाएगा। ट्रक परचेज किया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ऑब्वियस ही बात है, ट्रक परचेज किया, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में तो ब्लॉक है ही नहीं, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में तो अलाउड है। ऑन एयरक्राफ्ट बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ऑफिशियल यूज ऑफ द सीईओ, एयरक्राफ्ट परचेज बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ध्यान रखना, एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, किसी ने एयरक्राफ्ट लिया है तो एक्सेप्शन में नहीं आ रही है, एक्सेप्शन में नहीं आ रही तो ब्लॉक क्यों नहीं आ रही एक्सेप्शन में? क्योंकि उसने बोला, उसने लिया है सीईओ के लिए लिया है, सीईओ के लिए लिया है, एक्सेप्शन में सीईओ के लिए लेना हमारे लिए अलाउड नहीं था।
आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट बाय एविएशन स्कूल, ऑब्वियस ही बात अलाउड है। जर्नल इंश्योरेंस कार यूज बाय एम्प्लॉई फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अरे भाई जब कार का ही अलाउड नहीं है तो इंश्योरेंस का भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिया है तो मिलेगा, तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये हो गया होगा। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या कह रहा है, फूड बीवरेजेस आउटडोर कैटरिंग हेल्थ वगैरह के केस में क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं। फूड एंड बीवरेजेस के केस में ब्लॉक है, आउटडोर केटरिंग के केस में ब्लॉक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ के केस में ब्लॉक है। अब मिलेगा कब कब, आ जाओ। फूड एंड बीवरेजेस के केस में क्या है, ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है। फूड एंड बेवरेजेस के केस में क्या है, आईटीसी ब्लॉक है। आउटडोर केटरिंग के केस में आईटीसी ब्लॉक है। अब एक बात बताओ, आउटडोर केटरिंग करवाई किसी की शादी के लिए, मेरी फैमिली में कोई मैरिज थी, मैंने आउटडोर केटरिंग ली, तो क्या हुआ, पर्सनल पर्पस ही हो ना अल्टीमेटली, तो क्या है, ब्लॉक है। ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए ब्लॉक है, हेल्थ सर्विस के लिए ब्लॉक है, कॉस्मेटिक के लिए ब्लॉक है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए ब्लॉक है। लेकिन इन चीजों पे कब मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यूज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। पहली बात तो कौन यूज करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन यूज करेगा आउटवर्ड सप्लाई के लिए। मैंने केटरिंग की सर्विस ली सो दैट मैं आगे केटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करूं, ठीक है। या फिर एज एन एलिमेंट ऑफ द टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई, हो सकता है मैं टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई क्या कर रही हूं, टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई ऐसी सप्लाई कर रही हूं जिसमें टैक्सेबल वाला पार्ट भी है और ये कंपोजिट हो गई। कंपोजिट की बात हो रही है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल सप्लाई, जब प्रिंसिपल सप्लाई पे मिलेगा तो इस पे भी मिल जाएगा। सिंपल सी बात, आपने क्या पढ़ा, इन चीजों के केस में आईटीसी अवेलेबल नहीं है, फर्दर सप्लाई के केस में तो मिल जाएगा। बट अगर मैं उसी को एज एन एलिमेंट ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई के रूप में आगे बेच रही हूँ, कौन सी कंपोजिट सप्लाई, टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई। हो सकता है ना प्रिंसिपल सप्लाई भी एग्जाम्प्ट हो, प्रिंसिपल सप्लाई भी एग्जाम्प्ट हो तो नहीं मिलेगा। अगर कंपोजिट सप्लाई जो मैं दे रही हूं वो टैक्सेबल है तो मिल जाएगा। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है स्टैट्यूटरी कंसीडरेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में दे रहा है तो मिल जाएगा। देखो वही बात बोल रहा है, जो इन द सेम लाइन ऑफ द बिजनेस में है, कैटरिंग वाले बिजनेस में उनको मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। जब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में है तो मिल जाएगा। सिंपल सी बात, हमने क्या पढ़ा, आउटडोर केटरिंग कुटरिंग वगैरह जो भी चीजें, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस, है ना, और क्या था, बीवरेजेस पढ़ लिया हमने। फूड एंड बीवरेजेस नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, या तो मैं आउटवर्ड प्रोवाइड कर रही हूँ, या फिर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, या फिर एज ए कंपोजिट सप्लाई का एक पार्ट उसको बना के मैं यूज कर रही हूँ। कंपोजिट सप्लाई भी क्या है, टैक्सेबल वाली होनी चाहिए। कंपोजिट सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल वाली होनी चाहिए। चलिए उसके बाद, अगर आपने मेंबरशिप ली है किसका, क्लब का, हेल्थ का, फिटनेस सेंटर का लिए, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन आईटीसी कब मिलेगा, जब अंडर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा है। जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में, तो मिल जाएगा किसका, क्लब, हेल्थ, फिटनेस क्लब वगैरह का। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉई, हो सकता है मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने अपने एम्प्लॉयज को क्या दिया, वेकेशन पे भेज दिया, ट्रेवल बेनिफिट्स पे, ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन, तो ऑब्वियस ही बात है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो मैं क्या करूंगी, नहीं तो ये बात ध्यान रखना, आपके माइंड में क्या आएगा, अरे मैं तो बिजनेसमैन हूं, मेरे लिए जरूरी था इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एम्प्लॉय को वेकेशन पे भेजना। नहीं, अगर आपने ट्रेवल बेनिफिट दिया अपने एम्प्लॉयज को विदाउट एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको आईटीसी अलाउड नहीं होगा। चलिए वी हैव कवर्ड अ लॉट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। चलिए क्या करते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिए, आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यह हम हमेशा भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखना मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है।
एमसीक्यूज में भी आया था वो पॉइंट, याद है ना? मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का मतलब गुड्स और सर्विसेज मिक्स करके लिए हैं, किसके केस में? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो आईटीसी क्या है? ब्लॉक है। आईटीसी क्या है? ब्लॉक है। उसके बाद आईटीसी अवेलेबल कब हो जाएगा? अगर रूटीन सर्विसेज, अगर रूटीन कंस्ट्रक्शन लिए। रूटीन कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन ऑफ ऑफिस एंड बिल्डिंग, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। लेकिन 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 क्या होगा? अगर अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल, अगर आपने एक्सपेंसेस कैपिटलाइज कर दिए हैं, अगर कैपिटलाइज कर दिए तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी ब्लॉक है, इमूवेबल के केस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन अगर आप रूटीन वाली सर्विस कराते हो तो मिल जाएगा, बट स्टिल रूटीन सर्विसेज के केस में मिल जाएगा। लेकिन वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या नहीं किया होना चाहिए? आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कैपिटलाइज नहीं किया होना चाहिए। However, ITC is available for the routine. However, ITC is available routine construction related service like repair, maintenance, renovation of the office and factory building. है तो वो भी immovable property, but still मिल जाएगा। Thus, broadly, ITC in respect of construction services not available when expenses are capitalized in the books of accounts. जब books of accounts में capitalize है तो हमें नहीं मिलेगा। Whether tech, चलिए यहाँ इतना इनफ है हमारे लिए आज के लिए, इसके लिए इतना पॉइंट इनफ है। अब आती है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब है इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अब हम कह रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होनी चाहिए। हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब भी पता होना चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखो, to include the land benefits to arise out of the land things attached to the earth permanently. इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड, लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड, वो हो जाएगी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी। रूटेड इन द अर्थ एज ट्री, श्रब्स वगैरह। हाउएवर इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट कवर द स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, क्रॉप नहीं आएगा उसके अंदर। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है? एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन केस ऑफ द, जब मान लो वॉल, बिल्डिंग्स वगैरह में कोई चीज एम्बेडेड होगी वो भी इमूवेबल बन गई। वॉल वगैरह में कोई चीज होगी तो वो भी क्या बन गई? इमूवेबल बन गई। अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड, परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट विच इज अटैच, ऑब्वियस सी बात, अगर एक बार एम्बेडेड होगी तो वो भी इमूवेबल बन गई। उसके बाद क्या कह रहा है? आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ब्लॉक्ड। हमने क्या पढ़ा? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का आईटीसी क्या है? ब्लॉक है। लेकिन एक्सेप्ट कुछ क्या है? कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? अगर वो फर्दर सप्लाई में ली गई है, अगर मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रही हूँ, आगे प्रोवाइड कर रही हूँ, आगे प्रोवाइड कर रही हूँ तो मिल जाएगा। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टीज प्लांट एंड मशीनरी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है तो भी मिल जाएगा। ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी ब्लॉक है, एक्सेप्ट अगर आप फर्दरेंस में यूज कर रहे हो, मतलब लेके आगे दे रहे हो। सेकंड चीज, अगर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है तो मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है तो मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स परमानेंटली टू द अर्थ है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर प्लांट एंड मशीनरी फिक्स होगी अर्थ के साथ तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है। बट स्टिल उसका आईटीसी मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्शन है, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्शन है। फटाफट से सम अप करती हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है तो आईटीसी क्या है? ब्लॉक है। हाउएवर रूटीन वाले का मिल जाएगा, बट स्टिल अगर आपने क्या करा? कैपिटलाइज करा तो नहीं मिलेगा, कैपिटलाइज करा तो नहीं मिलेगा। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब मिलेगा? जब मैंने फर्दर के लिए यूज करा, लेके आगे दिया तो भी मिल जाएगा। सेकंड चीज, जब प्लांट एंड मशीनरी भी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो अर्थ से अटैच हो गई, चाहे वो अटैच होगी क्योंकि एक्सेप्शन में बोल दिया गया, बट स्टिल मिल जाएगा। एक्सेप्शन में बोल दिया गया तो मिल जाएगा। अब प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है? प्लांट एंड मशीनरी में apparatus, equipment and machinery fixed to earth that are used for the outward supply include the foundation or structural support। एक बार पढ़ लेना, पढ़ के याद आ जाना चाहिए। बट क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? मतलब प्लांट एंड मशीनरी
में वो चीजें तो इंक्लूड है, पर ये इंक्लूड नहीं है। अगर लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर अगर आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, तो क्या है, तो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। ITC on works contract service availed for the construction of the eligible plant and machinery is allowed recipient irrespective of the line of the business। बिजनेस आपका कुछ भी हो, प्लांट एंड मशीनरी पे है तो मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे है तो मिलेगा। ध्यान रखना ये पॉइंट बार बार आता है। अगर आउटसाइड द फैक्ट्री है, अप टू द फैक्ट्री के गेट पे तो मिल जाएगा, आउटसाइड द फैक्ट्री है तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा, आईटीसी भी नहीं मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, ITC on works contract service construction to the earth by foundation would be allowed। obvious सी बात है, अलाउड हो जाएगा। However, ITC on works contract service for construction of the telecommunication tower ब्रोक हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर ब्लॉक क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी से बाहर कर दिया है उसको। फिर से देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड वो पाइपलाइन जो आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइस है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में नहीं आई, प्लांट मशीनरी की डेफिनेशन में आई, तो वो क्या हो जाएंगी, तो वो उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। चलिए, बार बार समाप्त करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार कर देती हूँ सो दैट आपको लर्न हो जाए। मेरे को विद इन 2 आवर्स इसको फिनिश करना है। चलिए देखो, फिर से हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मिल रही है, मैं आपको रटवा के छोड़ूंगी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर सर्विस मिल रही है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी क्या है, ब्लॉक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी ब्लॉक है। रूटीन वालों को मिल जाएगा, लाइक रेनोवेशन वगैरह मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। बट अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो भी नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन क्या बोला, अगर लेके आगे दे रहे हो तो मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पे मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या, कोई भी चीज। अब प्लांट एंड मशीनरी चाहे वो फिक्स टू द अर्थ है, आपके माइंड में कंफ्यूज करेगा, फिक्स टू द अर्थ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो नहीं मिलेगा। चाहे फिक्स टू द अर्थ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ रहा है, बट स्टिल उसका मिल जाएगा। रीजन इज क्योंकि एक्सेप्शन दी गई है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब वो चीजें स्ट्रक्चरल सपोर्ट इंक्लूडिंग द फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन टावर, लैंड बिल्डिंग लेड, सिविल स्ट्रक्चर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन टावर हो गया, ऐसी पाइपलाइन जो आउटसाइड द फैक्ट्री ली गई उस पर भी नहीं मिलेगा, उस पर नहीं मिलेगा। आपका बिजनेस कोई भी हो, ये कंडीशन पूरी होती है तो आपको मिलेगा। चलिए, बत्ती जलानी हमने क्यों है देखते हैं। आईटीसी ऑन द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग केस। कब कब मिलेगा, सिंपल सी बात है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेयर करी है बाय अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, फर्दर सप्लाई में की है तो मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी के केस में भी मिल जाएगा, फर्दर सप्लाई में मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी में मिलेगा। सेकंड, अगर आपने कैपिटलाइज नहीं की है तो रूटीन नेचर वाले का मिल जाएगा। अगर आपने कैपिटलाइज नहीं करा है तो रूटीन नेचर वाले का मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रही हूं, मतलब क्या हो गया, अदर देन ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का तो देखो मिलेगा ही मिलेगा। देखो, मैं इसको डिटेल में पढ़ाती हूँ सो दैट इस पे टाइम प्लीज लगा लेना, सो दैट एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हर क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो ये चैप्टर पे टाइम लगा लेना सो दैट बाकी क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, सो नाउ वी नो दैट आईटीसी ऑन द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड बाय द टैक्स पेयर। हम ये बात जानते हैं, अगर आईटीसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टैक्स पेयर ने ली है अदर देन द वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल। ऑब्वियस बात हमने पढ़ा है, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर लेके फिर आगे दे देगा, उसको तो मिल जाएगा, अभी तो नहीं मिलेगा हमें, बाकियों को नहीं मिलेगा। बट इफ अ टैक्स पेयर प्रोक्योर द गुड सर्विस एंड कंस्ट्रक्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट अवेलिंग द सर्विस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात बताओ, मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस नहीं ले रही हूं बट सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं, तो क्या हो रहा है, क्या आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो। आईटीसी इज ब्लॉक्ड on the goods or services received by taxable person for the construction of the immovable property। कंस्ट्रक्शन ऑफ द, अगर आपने ऑन योर ओन अकाउंट लिया है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं लिया, ऑन योर ओन अकाउंट लिया है, इवन दो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होना है तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा।
तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर अपने यूज के लिए कर रहे हो, देखो क्या कह रहा है, आईटीसी ऑन द गुड्स और सर्विसेज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ब्लॉक्ड ओनली इन दोज केसेस, ध्यान रखना, ओनली इन दोज केसेस वेयर द टैक्सेबल पर्सन कंस्ट्रक्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज, इवन इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग द कंस्ट्रक्टेड इज यूज इन द, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में बैठ के मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ तो भी ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद के लिए यूज करने वाली हूँ ना, चाहे मैं इसमें फर्दर तो बिजनेस का काम करूंगी, खुद के लिए यूज कर रही हूँ तो ब्लॉक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप खुद के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो ब्लॉक्ड है, सिंपल सी बात है, ब्लॉक्ड है। चलिए क्या कह रहा है इसमें, आईटीसी ऑन द गुड्स और सर्विसेज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली इन 3 केसेस, ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के केस में मिल जाएगा। पहले आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे थे, अब आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हो खुद से, तब कब मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी के केस में मिल जाएगा, अगर कैपिटलाइज नहीं किया तो मिल जाएगा, अगर कंस्ट्रक्शन इज नॉट ऑन ओन अकाउंट, खुद के लिए नहीं किया तो मिल जाएगा, करा के आगे करा रही हूँ, करा के मैं आगे दे रही हूँ तो मिल जाएगा, खुद के लिए यूज करूंगी तो नहीं मिलेगा, खुद के लिए यूज करूंगी तो नहीं मिलेगा। चलिए इसके एक बार एग्जांपल देख लो सो दैट आपको क्लियर हो जाए। मान लो अगर कोई पर्सन, मान लो मैंने एक बिल्डिंग बनानी है ताकि मैंने अपना बिजनेस करना है, सीमेंट टाइल वगैरह वेल कर रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ, उसका आईटी से ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ओन यूज के लिए कर रही हूँ ना, ओन यूज के लिए कर रही हूँ, ठीक है, ओन यूज के लिए कर रही हूँ। लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज करूंगी तो मिल जाएगा, बट अगर मैं यूज करके आगे दे रही हूँ पूरी की पूरी बिल्डिंग तो भी मिल जाएगा। देखो मैंने करवाया तो रेनोवेशन था, बट मैंने उसको पी एंड एल में डाल दिया। जब मैंने पी एंड एल में डाल दिया, एक बार खर्चे का एक्सपेंडिचर मुझे मिल गया, पी एंड एल में चला गया, तो मुझे आईटीसी उसका मिलेगा, आईटीसी ऑन सच गुड्स इज अलाउड, क्योंकि वो कैपिटलाइज नहीं किया है, ध्यान रखना, कैपिटलाइज नहीं किया है तो मिल जाएगा। पी एंड एल में डाला है, कैपिटलाइज नहीं किया होना चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि कैपिटलाइज नहीं करना। देखो क्या कह रहा है, अवेज द सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट फॉर द रेनोवेशन ऑफ द बिल्डिंग। ओके, हमें पता है रेनोवेशन का मिल जाता है, अब हमें ये देखना है कैपिटलाइज किया है या नहीं किया। द कंपनी हैज बुक सच एक्सपेंडिचर इन पी एंड एल, आईटीसी ऑन सच इज अलाउड। मार्क कर लो, हम भूल जाते हैं पॉइंट, हमने सिर्फ ये देखना है, पहली बात रेनोवेशन वगैरह है मिल जाएगा, ओके, कैपिटलाइज तो नहीं किया, नहीं पी एंड एल में डाला है, कैपिटलाइज नहीं किया तो मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का तो हमेशा ही मिल जाएगा। उसके बाद इनवर्ट सप्लाईज टैक्स टू अंडर द कॉम्पोजिशन लेवी, सिंपल सी बात है, कंपोजिशन लेवी के लिए नहीं मिलेगा, कॉम्पोजिशन लेवी के लिए नहीं मिलेगा। चलिए आ जाओ, इसको सीधा यहां से पढ़ते हैं बत्ती जलाने से। वेयर आईटीसी ऑन द गुड्स इंपोर्टेड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, अगर उसने इंपोर्ट किया है गुड्स पे, तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, इज अलाउड आईटीसी ऑन सर्विस इंपोर्टेड बाय हिम इज ब्लॉक। अगर एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन गुड्स को करता है, गुड्स को लेता है, इंपोर्ट करता है, तो आईटीसी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर वो सर्विसेज को इंपोर्ट करता है तो आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। ध्यान रखना, गुड्स का मिलेगा, इंपोर्टेड गुड्स का मिलेगा, इस पे मार्क करो, सर्विसेज का ब्लॉक्ड हो जाएगा। इनवर्ट सप्लाई यूज फॉर द पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आईटीसी नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन के यूज कर रहे हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर गुड्स मेरी लॉस हो गई, स्टोलन हो गई, मैंने एज ए सैंपल बांट दी, जिसके ऊपर मैं बाद में कमा कर नहीं देने वाली हूं, तो उसका आईटीसी भी ब्लॉक्ड है, इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसका आईटीसी भी ब्लॉक्ड हो जाएगा। चलिए ये पॉइंट भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से, सो दैट आई डू नॉट वांट कुछ मिस ना हो इस चैप्टर का। आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स प्रमोशनल स्कीम। जब हम सेल्स प्रमोशनल स्कीम देते हैं तो कैसे करते हैं, सैंपल फ्री गिफ्ट देते हैं।
सैंपल विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट एनी कंसिडरेशन है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो आईटीसी भी अवेलेबल नहीं होगा। बाय वन गेट वन के ऑफर में क्या होगा, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स बट इन केस ऑफ 2 और मोर सप्लाई वेयर सिंगल प्राइस चार्ज। देखो बाय वन गेट में क्या होता है, प्राइस इंक्लूडेड होता है, सिंगल प्राइस चार्ज होता है, तो क्या बोलेंगे इसको, तो ये डिपेंड करेगा कंपोजिट सप्लाई के केस में आएगा या टैक्सेबल सप्लाई के केस में आएगा। ध्यान रखना सैंपल फ्री गिफ्ट के केस में क्या है, नॉट अलाउड, बट अगर बाय वन गेट वन का ऑफर है तो एक कंबाइंड प्राइस चार्ज करते हैं, कंबाइंड प्राइस चार्ज करते हैं, एक हम कहते हैं फ्री मिल रही है, एक आपको हम ले रहे हैं, तो इट इज अ केस ऑफ द, देखना पड़ेगा कंपोजिट का केस है या फिर मिक्स सप्लाई का केस है। डिस्काउंट वगैरह अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो एक्सक्लूड कर देंगे, नहीं है तो नहीं, जो हमने कंडीशंस हम ऑलरेडी वैल्यू में पढ़ चुके हैं। आईटीसी रिवर्सल एट द टाइम ऑफ द रिटर्न ऑफ, देखो ये पॉइंट देखना, सर्कुलर वाला पॉइंट है, आईटीसी रिवर्सल व्हेन द रिटर्न ऑफ द टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन ड्रग्स, जब आप टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड ड्रग्स आर ट्रीटेड एज द फ्रेश सप्लाई। आईटीसी रिवर्सल व्हेन द रिटर्न द, अब कोई आपने क्या करा, आपने कोई ड्रग्स, आपने मेडिसिन ली, वो टाइम एक्सपायर, वो क्या होगी, उसका टाइम निकल गया, एक्सपायर हो गई। आईटीसी रिवर्सल व्हेन द रिटर्न द टाइम एक्सपायर, ऑब्वियस सी बात है जब मैंने ली होगा तो आईटीसी ली होगा, अब मैं रिटर्न कर रही हूं तो आईटीसी का रिवर्सल कैसे होगा, ऐसी ड्रग्स या फिर वो फ्रेश सप्लाई मानी जाएंगी। अब ऑब्वियस सी बात है वो क्या मानी जाएंगी, फ्रेश सप्लाई मानी जाएंगी। देखो फटाफट से क्या कह रहा है, द कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज दैट ड्रग्स और मेडिसिन विच आर सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर, जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल करा, क्या हुआ, सच गुड्स हैव डिफाइंड लाइफ टर्म, ऑब्वियस सी बात है क्रॉस उसकी एक्सपायरी हो गई, तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिटर्न बैक करेगा किसको, मैन्युफैक्चरर को रिटर्न बैक करेगा, क्योंकि वो बिकेंगे नहीं। या तो वो क्या करेगा, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, सर्कुलर निकाल के क्या बोला, या तो आप इसको फ्रेश सप्लाई मान लो या फिर आप इसका क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, दैट द रिटेलर कैन रिटर्न कर सकते हो आप, चाहे आप उसको फ्रेश सप्लाई मान लो या फिर आप उसको क्रेडिट नोट इशू करके रिटर्न कर सकते हो। ध्यान रखना ऐसे पॉइंट्स एमसीक्यूज में फंसाते हैं हमें। रिटर्न ऑफ द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स बाय द ट्रीटिंग द फ्रेश सप्लाई में उसको कैसे मानेंगे, इन केस ऑफ पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर गुड्स, अगर पर्सन क्या कर रहा है, टाइम एक्सपायर गुड्स को रिटर्न कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ही में एट द ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन है, वो फ्रेश कर ले या फिर उसको क्रेडिट नोट मान ले, फ्रेश कर ले या फिर उसको क्रेडिट नोट मान ले। चलिए टाइम वेस्ट अभी हम इस पे नहीं करने वाले हैं, जो फ्रॉड डिटेंशन के केस में होता है तो उसपे भी हमें आईटीसी नहीं मिलता है। यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा सेक्शन 17, अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 18 पे। चलिए सेक्शन 18 क्या बोलेगा, कुछ क्रेडिट्स की बात करेगा, फटाफट से देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए सेक्शन 18 हो जाएगा 20 आईटी, जो आईएसडी वाला है वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। जॉब वर्कर का अगर आपको वैसे इतना कुछ जरूरी नहीं है, वो आप खुद से कर लोगे, अगर इनकेस आपको चाहिए तो मुझे बताना, वो मैं शॉर्ट वीडियो में निकाल के आपको लिए डाल दूंगी। चलिए अब हमारे पास सिर्फ यही रह गया है, फटाफट से करते हैं इसको फिनिश। क्या कह रहा है, पर्सन एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट गुड्स एंटाइटल्ड टू द आईटीसी, रिस्ट्रिक्शन कंडीशन क्या है, मान लो एक ऐसा पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा विद इन 30 डेज अगर हमने अप्लाई कर दिया है तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस दिन वो लायबल था, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अगर वॉलंटरी के केस में कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिला। तो ये क्या बोल रहा है, पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, मतलब वो वाला जब आपकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स द लाइबल। ध्यान रखना अगर आप लाइबल होते हो तो लाइबल वाली डेट, वॉलंटरी लेते हो तो रजिस्ट्रेशन वाली डेट, एंड ही हैज ग्रांटेड बी इन द रजिस्ट्रेशन, अदर के केस में जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला है तो आप किस किस का आईटीसी ले सकते हो, किस किस का आईटीसी ले सकते हो, ऐसे इनपुट्स का जो स्टॉक में पड़े हैं, सेमी फिनिश में पड़े हैं, ले सकते हो। किस किस का ले सकते हो,
ध्यान रखना कौन सा केस है, ये केस तब है, ये केस कौन सा है, जब आपने अब रजिस्ट्रेशन लिया है। रजिस्ट्रेशन लिया है तो इनपुट का ले सकते हो, इनपुट सेमी फिनिश्ड वाले का ले सकते हो और फिनिश्ड का ले सकते हो। कैपिटल गुड्स की बात नहीं करी है इसने, कैपिटल गुड्स की बात नहीं करी है। कब तक का ले सकते हो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच ही वाज लायबल, जिस दिन वो लायबल हुआ उससे एक दिन पहले तक, उससे एक दिन पहले तक। लेकिन जिन इनवॉइसेस के रिगार्डिंग ले रहे हो वो 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। For which invoices you are taking the ITC, that must not be the earlier than the 1 year, within 1 year होना चाहिए, तब आपको मिल जाएगा। क्या बोला, अगर आप लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, देन यू हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन, देन विच डेट इज इफेक्टिव, डेट ऑफ लायबल ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट अदर केसेस में डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। एंड इन केस में कब कब मिलेगा, इनपुट का मिल रहा है सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड का, कैपिटल गुड्स का में आईटीसी इज नॉट बीइंग अवेलेबल। उसके बाद वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में क्या बात करी है, इनपुट, लेकिन कब से मिलेगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच रजिस्ट्रेशन इज रिसीव्ड, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन हु सीजेस टू पे द कॉम्पोजिशन, मान लो अर्लियर यू वर रजिस्टर्ड इन द कॉम्पोजिशन, नाउ योर टर्नओवर एक्सीड बाय द 1.5 करोड़ से आपकी एक्सीड कर गई, तो आपको किस किस का आईटीसी मिलेगा, इनपुट का मिलेगा, बिल्कुल इनपुट का मिलेगा, स्टॉक वाले इनपुट का, सेमी फिनिश्ड का, एंड कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उसकी वजह से आईटीसी ले रहे हो तो कैपिटल गुड्स का नहीं मिल रहा है, ड्यू टू द कॉम्पोजिशन टू नॉर्मल, आईटीसी कैपिटल गुड्स का मिलेगा, आईटीसी कैपिटल गुड्स का मिलेगा। किस दिन से मिलेगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच लायबल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच लायबल। अब जिन कैपिटल गुड्स का आप ले रहे हो उसका क्या करना पड़ेगा, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स रिड्यूस बाय द 5%। हमने पढ़ा था ना आईटीसी में अभी पीछे, जब आप ले रहे हो तो क्या होगा, 5% आपने रिड्यूस करना है पर क्वार्टर और द पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस। उसके बाद एग्जम्प्टेड बिकम द टैक्सेबल, तो भी आपको क्या करेंगे, अगर एग्जम्प्टेड बिकम द टैक्सेबल, इनपुट का भी मिलेगा, ठीक है, सेमी फिनिश का भी मिलेगा, फिनिश्ड का भी मिलेगा, एंड द कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा। विच कैपिटल गुड्स विच वर एग्जाम, जो एक्सक्लूसिवली इन एग्जाम, क्योंकि अगर आपने एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज करी है तभी तो उसका आईटीसी नहीं लिया होगा ना, कॉमन वाले का तो ऑलरेडी ले लिया होगा, बाद में रिवर्स करते हैं हम, बट अगर आपने एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज करी है तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। सेम कंडीशन, 1 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हुआ हमारा सेक्शन नंबर 18 फिनिश। उसके बाद आता है when ITC, reversal of the ITC. Now you have to reverse the ITC on switching the composition to the now earlier you were normal, now you are switching to the composition, या फिर आप टैक्स पेइंग स्टेटस से हट रहे हो, मतलब उल्टा केस हो गया, अर्लियर यू आर गोइंग टू द टैक्स पेइंग, नाउ या तो आप कंपोजिशन में आ रहे हो या फिर आप एग्जिट कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीसी जो पड़ा हुआ है, जिस आईटीसी के मजे आपने लिए हैं, दैट आईटीसी यू हैव टू रिवर्स। फटाफट से देखो, आईटीसी व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड द आईटीसी स्विचेस टू द कंपोजिशन, व्हेन यू आर स्विचिंग टू द कंपोजिशन या फिर होली एग्जाम, यू हैव टू रिवर्स द आईटीसी। ITC on the input should be reversed proportionately. How? Now, how will you reverse the ITC? On the basis of the corresponding invoice which has been availed. If invoices are not available, if the invoices are not available, ध्यान रखना, in case invoices are available, then you can reverse the ITC. But what if the invoices are not available? Then reversal can be done on the basis of the prevailing market price on the date of switching. Switching के डेट में you can consider the market price. Market price के basis पे you can reverse the ITC. What can be the market price? उस पे टैक्स कितना? Then you can reverse the ITC. तो ये जब आप करोगे उस केस में you have to certified by the practicing chartered accountant or the cost accountant. ध्यान रखना, ITC involved in the remaining useful life of the capital good should be reversed. Obvious बात है, जितनी लाइफ का बचा है उतने का आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू डेबिट द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर ऑन द रिवर्सल। रिवर्सल कैसे करोगे, रिवर्सल सबसे पहले आप करोगे, डेबिट करोगे अपना क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, जो भी आपका बैलेंस पड़ा है रिवर्स कर दोगे,
ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच स्विच ओवर, कुछ कैश में पे करना है तो कैश में पे कर दोगे, बचा हुआ क्या करोगे, कैश में पे कर दोगे, बचा हुआ बैलेंस यू विल पेइंग इन द कैश ओनली. अब नाउ cancellation of the registration. Earlier you were shifting to the non taxability. Now registration is going to be cancelled. Registration is going to be cancelled. तो आपको क्या करना है, स्टॉक का, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, प्लांट एंड मशीनरी, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ कैंसिलेशन आपने देखना है. इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे देखना है. पहले जैसे हमने कैलकुलेट किया वैसे ही करेंगे. पहले आप सारा पे कर दोगे, इनकेस कुछ बच जाता है then you will be paying through the cash. Amount payable by the supply of the capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken. Look at this. Amount payable on the supply of the capital goods. Capital good which you were using, now you have supplied. Plant and machinery which you were using, now you have been supplied it. Earlier you have taken the ITC on it. What will we do? What will you do? ITC taken on such goods. ITC जितना लिया था माइनस कर दो 5% पर क्वार्टर और द ट्रांजैक्शन वैल्यू. इन केस मान लो आप कम पे सेटल करो, मैंने ITC अच्छा खासा ले लिया, नाउ आई एम डिस्पोजिंग ऑफ द कैपिटल एसेट एट लोअर प्राइस सो दैट टैक्स कैन बिकम लोअर. गवर्नमेंट इज सेइंग जितना ITC लिया था, द ITC यू हैव टेकन 5% लेस करके और जितना ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स बनता है विच एवर इज हायर पे कर दीजिए, विच एवर इज हायर पे कर दीजिए. चलिए, लेकिन ब्रिक्स, मोल्ड, डाइस, जिग्स वगैरह के केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू यू कैन फॉलो. ध्यान रखना, जो भी है छोटी मोटी चीजें, मोल्ड, डाइस, ब्रिक्स वगैरह के केस में यू कैन पे ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यूज, यू कैन पे ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यूज. Transfer of the ITC on account of change in the constitution of the registered person. Constitution change हो गया तो क्या होगा, in case of sale, merger, demerger, amalgamation, change in the ownership, ITC remain unutilized. ऑब्वियस ही बात है, भले ही सेल हुई हो, मर्जर हुआ हो, ट्रांसफर हुआ हो, ITC हमारा अनयूटिलाइज्ड रह गया. Can be transferred to the new entity. Can be transferred to the new entity. There is specific provision in the change in the constitution जो लाइबिलिटी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे. चलो क्या कह रहा है फटाफट से देख लेते हैं, खास इंपोर्टेंट नहीं है, जितना था वो मैंने आपको इजीली अच्छे से करा दिया है. ITC remaining unutilized in the credit ledger will be transferred to the newly constituted entity. Provision of the transfer of liability, change in the constitution. First point, the change in the constitution, provision of the transfer of the liability. तो आप कर सकते हो. ध्यान रखना, डीमर्जर के केस में प्रोपोर्शनेट ऑफ द एसेट ट्रांसफर, डीमर्जर के केस में प्रोपोर्शनेट ऑफ द एसेट ट्रांसफर. एक बार ये पॉइंट देख रखते हैं, लास्ट पॉइंट बचा है सो दैट फिनिश हो जाए. ट्रांसफर ऑफ द ITC ऑन ऑब्टेनिंग द सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन द सेम स्टेट. मान लो मेरी एक ब्रांच है, मेरे पास ITC है. नाउ आई हैव ऑब्टेन द सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस. अर्लियर इट वाज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, नाउ आई हैव टेकन द सेपरेट रजिस्ट्रेशन. Section 25 enables the taxpayer to obtain the separate registration. Section 25 बोलता है if you have separate business vertical तो आप ले सकते हो. Registered person for the multiple place of business है तो क्या करेगा, can transfer the unutilized ITC lying in the credit ledger to any or all of the newly registered entity in the ratio of the value of the asset held by them. Obvious सी बात है, in the ratio of the, जितना ITC पड़ा था अर्लियर कॉमन था क्योंकि वही ब्रांचेस एज एडिशनल प्लेस थी. नाउ यू हैव सेपरेटली रजिस्टर्ड देम, तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट हेल्ड बाय देम आप ट्रांसफर कर सकते हो. तो रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले को, सो दैट ही कैन टेक द अवेल द ITC. चलिए यहाँ पर फिनिश हुआ हमारा ITC का रिवीजन. आई होप आपको समझ में आया हो, लर्न हुआ हो. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. एंड यस, अगर आपको रूल 42 43 पे कोई क्वेश्चन चाहिए तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली बी टेकिंग अप.
आई नो आप तो अब इस एक्स को एग्जाम टाइम में ही देख रहे होंगे, फिर भी मेंशन करना पॉसिबल होगा तो मैं आपके लिए दिन रात जैसे ही होगा मिलके तैयारी कर लेंगे हम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।